हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज हम बीपीएससी एग्जाम हुआ है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का 9 अगस्त को। तो उसके 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन 100 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जिससे आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे कि 70th बीपीएससी है और उसके बाद एएसओ है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको आइडिया देखने को मिल जाएगा। और बाकी करंट अफेयर के जो सवाल है वो हो सकता है कि यहाँ से रिपीट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 अगस्त लिखा हुआ है, इसको 9 अगस्त आपको कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन है वो 9 अगस्त को हुआ था। तो 9 अगस्त को एग्जामिनेशन हुआ था मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो दोनों भाषा में होंगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, आप यहाँ पे देख लोगे। मैंने इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो है वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है। तो उसी को आप रखिएगा रेफरेंस के रूप में, और वहां से आप इसको देखिएगा कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या क्या चीजें हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हमको लगाना है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उनमें से क्या चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या चीज है जिसकी हमें जरूरत नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो क्या नहीं होगा, उसका इफेक्ट क्या नहीं होगा ये पूछा जा रहा है, कि उसका परिणाम क्या नहीं होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा है उसका विघटन हो जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसमें राज्य विधानसभा है जो वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन उसका होता है। तो इसका डिसोल्यूशन जो है वो नहीं होता है। राज्य विधानसभा है उसका डिसोल्यूशन जो है वो नहीं हो जाता है। बस उसका जो पावर होता है, काम करने की जितनी भी शक्तियां होती है, वो सारा जो है वो पार्लियामेंट के पास चला जाता है। ठीक है, वो सारा जो है वो संसद के पास चला जाता है। तो पहला तो गलत हो गया। तो गलत है मतलब यही हमारा सही है, पहला तो सही है। अब यहाँ से देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है, बाकी सब में 1-1 है। आपसे पूछा रहा है कि आवश्यक नहीं है, तो पहला जो है वो आवश्यक नहीं है। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना, तो डिमिशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनका सारा पावर जो है वो किसके पास चला जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद जो है वो बर्खास्त कर दी जाती है, यह जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो ये अनिवार्य है, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। उसके बाद स्थानीय निकायों का विघटन। तो स्थानीय निकाय मतलब जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत और नगर पालिका है, उसका डिसोल्यूशन आखिर इसमें क्यों होगा। तो ये दोनों हमारा आंसर बनेगा। तो 1 और 3 देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है 1994 का, यही गाइडलाइन देता है कि राष्ट्रपति शासन के समय क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेंस लिख रहे हो या फिर जो है वो प्री प्री का एग्जामिनेशन हो। तो एसआर बोमई का केस है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका केस 1994 में आया था। इस केस में ही कहा गया था कि जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा 356 के तहत, तो उसमें क्या-क्या चीजें होंगी। तो इसी बारे में यहाँ पे पूरी गाइडलाइन है वो दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये चीजें हैं, तो मैं इंग्लिश में जितना हो सके मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस आपको मैंने इंग्लिश में दे ही रखा है, और मैं बोल भी रहा हूँ इंग्लिश में। आपको मैच करना है, आपको मैच करना है कि सीट्स जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की होती है, राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन होता है उसको मैच मैच करना है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो सीट्स होता है उसको मैच करना है। तो कौन सा में कितना सीट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहला आता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो सीटों की संख्या है वो 18 है, वो 18 है। प्रश्न देखिए ऐसा है कि जहां से आप याद नहीं कर पाते हो। तो पहला का जो है वो डी है। तो देखिए पहला का जैसे ही आपको पता है कि डी है, तो एक ही ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, पहला का जैसे ही होगा तो एक ही ऑप्शन आपका सही बचेगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिए कहाँ से कितनी सीटें हैं। जैसे महाराष्ट्र से जो सीटें बचेंगी वो बचेंगी 19, महाराष्ट्र से 19 बचेगा। और छत्तीसगढ़ से कितना बचेगा, तो छत्तीसगढ़ से जो राज्यसभा में सीटें जाती है वो 5 जाती हैं। और पश्चिम बंगाल है, वहां से जो सीटें जाती हैं वो 16 जाती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो है वो बिहार से कितनी सीटें राज्यसभा में जाती हैं। ठीक है, बिहार से कितनी सीटें हैं वो आवंटित की गई है। और उत्तर प्रदेश जो है ना, वहां सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। यूपी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा है, वो कितनी है, वो 31 है। तो स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट में यहां से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसके उसमें सम्मिलित है। 73वां संविधान संशोधन में कौन सा जो है वो सम्मिलित है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, 73वां संविधान संशोधन है वो किससे है, तो वो पंचायत से रिलेटेड है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत तो होगा सम्मिलित, क्षेत्र पंचायत होगा सम्मिलित, ग्राम पंचायत होगा सम्मिलित, लेकिन नगर पंचायत कभी नहीं हो सकता। तो 4 सिर्फ आप छाटो, 4 यहां से छाट दोगे तो अभी भी ऑप्शन बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा। ठीक है, तीसरा का जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको पता है कि एमएल सिंघवी समिति है, उन्हीं एमएल सिंघवी समिति के रिकमेंडेशन पे इसको जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो है वो लाया गया था। इससे पहले जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं किया गया था, संवैधानिक जो मान्यता है वो प्राप्त नहीं दी गई थी। यहीं पे जो है वो 1957 में जो है वो बलवंत राय मेहता समिति है वो बनती है, और उनका रिकमेंडेशन होता है कि 3 स्ट्रक्चर्स वाला जो है वो संविधान जो है वो पंचायती राज है वो हमें डेवलप करना है। वहीं अशोक मेहता समिति है वो बताती है कि 2 स्ट्रक्चर वाला हमको डेवलप करना है। क्या मुझे आप बता सकते हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया दैट हैव 4 टाइप्स ऑफ
पंचायती राज जो है वो उसमें जो 4 स्तर है, वहाँ 4 स्तर आपको देखने को मिलता है। आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन है वो भारत के संविधान का अभिरक्षक है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वही यहाँ पे होता है। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय का जो अध्यक्ष होता है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके बारे में आगे डिटेल से क्वेश्चंस भी आएंगे, देखिए वहीं पे हम डिस्कस भी करेंगे। जैसे आपसे पूछा रहा है कि 215 जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है, तो 215 आर्टिकल बात करता है कि हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है, ये आपसे बात की जा रही है। तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, सभी न्यायालय अधीक्षण की शक्ति, रीट जाने की शक्ति, अभिलेखीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय। तो जैसे ही 215 आएगा तो इसका 4 हो जाएगा। अब देखिए 215 4 कहाँ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 छट गया। अब उसके बाद बी हम देखते हैं कि 222 क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ जज। 222 जो है वो ट्रांसफर ऑफ जज को बताता है, तो किसी न्यायालय के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ट्रांसफर जो है वो बात कर रही है। तो ट्रांसफर जो होता है वो 222 में होता है। तो पहला का तो डी हो गया और दूसरा का 1 हो गया। पहला का डी, दूसरा का 1, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है। वहीं 226 जो है वो सबसे आसान आपके लिए होता है, रीट जो जारी करता है हाई कोर्ट। 31 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जारी करता है। क्या आप यहाँ से क्वेश्चन को बना सकते थे? तो देखिए सी में 3 कहाँ है, तो सी में 3 सब में है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से सॉल्व करो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करते हो तो 2 छटता है। उसके बाद यदि आप 227 जानते होगे तब क्या होता है, 227 में है कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है उसके पास सारा जो कोर्ट्स होता है, लोअर जितने भी कोर्ट्स होते हैं उनका पावर होता है, और हाई कोर्ट का पावर जो है वो किसके पास होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो ये बताता है 227 में, तो 227 बात करता है किसके बारे में, तो सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति के बारे में बात करता है। तो 227 का जो है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो यदि आपको ये पता होगा, सिर्फ सिर्फ यदि आपको 2 वाला पता होगा, तब आप जो है वो 2 का कौन सा आंसर होगा, डी का कौन सा आंसर होगा, तो डी का जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, तो कोई उपाय ही नहीं था कि आप छाट पाते। तो छाटना नहीं मुश्किल था, जब तक 2 आपको नहीं आता तब तक आप नहीं छाट पाते। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर बन जाएगा। 215 मैंने बताया कि अभिलेखीय न्यायालय है, 222 है वो न्यायाधीश का ट्रांसफर के बारे में है, 226 है वो हाई कोर्ट रीट जारी करती है उसके बारे में है, 227 जो है वो सभी न्यायालय और जो है वो उच्चतम न्यायालय के अधीक्षण शक्ति होती है, मतलब सभी न्यायालय जो है वो सुपरिटेंडेंट पावर जो होता है वो होता है, सुपरिटेंडेंट जो लोअर कोर्ट होती है उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय है उसका आरंभिक अधिकारिता क्या है, ओरिजिनल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट है, उनकी शक्तियों को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो उन कैटेगरी में सबसे जो उनकी जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है उसमें वो आता है, जो आरंभिक अधिकारिता होती है उसमें वो आता है कि डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मोर स्टेट। भारत सरकार और किसी राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो वो उसका मूल अधिकारिता होती है कि उसका जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो पहला तो सही हो गया, तो क्या पहला सही के अनुसार कोई ऑप्शन छटता है, तो यस, 2 ऑप्शन आपके छट गए हैं। अब आपको ये 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो आपकी संभावना देखिए कितनी अधिक बन जाती है और प्रश्न सही करने की। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन में हुए चुनाव पर विवाद, तो चुनाव पर विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं जाता है। संसद के सदन में जब चुनाव होता है, संसद के किसी भी सदन में जब चुनाव होता है, तो वो विवाद जो है वो उसके जो है वो आरंभिक अधिकारिता में नहीं आती है, आरंभिक अधिकारिता में नहीं आती है, ये आपको जानना है। ये जो विवाद जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास जाता है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो दूसरा यहां से छट गया। तो देखिए अब एक ही 4 तो बच रहा है, अब 1 और 4 ही तो आपके पास ऑप्शन बचा। तो 4 पढ़िए क्या है कि 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, तो ये तो होगा ही। तो 1 और 4 हमारा आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये तो होगा ही नहीं कि भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य के बीच का विवाद, तो ऐसा नहीं होता है। संघ राज्य के बीच का विवाद जो है वो इसकी मूल अधिकारिता में नहीं आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे आपको ऑप्शंस को छांटना है उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आर्टिकल 131 आप याद रखो, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारिता जो आरंभिक अधिकारिता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल जो ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होता है उसका कहां पे चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 131 में इसकी चर्चा जो है वो की गई है। यहां पे बात की जाती है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, तो ये सब वहां पे डिसाइड जो है वो करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नॉर्मल सी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये लिखा गया है। मैंने ये किताबें पढ़ी भी है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पब्लिश कब हुआ था यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो 1940 में ये पब्लिश हुआ था। बहिष्कृत भारत जो संस्था है वो उसके एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर एकमात्र 2 व्यक्तियों में से, जैसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उनमें भाग लिया था। तो आप मुझे बताइए कि भीमराव अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे, तो दूसरे व्यक्ति उसमें से कौन थे? कांग्रेस जो है वो केवल और केवल दूसरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, ना कि तीनों में पार्टिसिपेशन वो देता है। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है वो साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके बाद जो है वो राउंड टेबल आया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था, और इस ये जो आया था वो किस जगह पे आया था, किस प्लेस पे आया था, किस राज्य में आया था, किस बंदरगाह पे आया था? इस साइमन कमीशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये कौन थे? ये प्रश्न आप मुझे बताइए।
ठीक है, साइमन कमीशन से लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है। सैंडर्स नाम के जो व्यक्ति है विरोध प्रदर्शन के समय सैंडर्स जो है वो उसकी हत्या करती है, और इस सैंडर्स की हत्या जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली में एस्टैब्लिश किया जाता, इलाहाबाद में एस्टैब्लिश किया जाता है, वो वही संस्था के द्वारा भगत सिंह और बुलकेश्वर दत्त इन दोनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, आनंद मठ से लिया गया है। ये जो पोएम है वो 1882 का जो बंगाली नॉवेल आनंद मठ है उससे लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी आप तो जानो उन्होंने लिखा था। तो 1882 आपको याद रखना है, उसी समय ये उपन्यास जो है वो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का आपसे पूछा जा रहा है। फिल्में पूछी जा रही हैं कि फिल्में हैं और उनका निर्देशन जो है वो किसने किया था, तो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे, तो इसको तो एकदम छोड़ ही के रखना है। दुनिया न माने, खुदा की शान, सिंहगढ़ और अछूत अछूत कन्या। ऐसे प्रश्न पता नहीं क्यों पूछा जाता है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको नहीं बन सकता है। तो दुनिया न माने जो उसका है निर्देशन जो है वो शांताराम ने किया था। तो दुनिया न माने तो उसका निर्देशन वी शांताराम ने किया था। तो पहला का तो वन होगा, तो यहां से यहां खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं। उसके बाद खुदा की शान, खुदा की शान जो है वो आर एस चौधरी के द्वारा बना था। तो दूसरा का जो दू हो गया, तो यहां से भी कोई अति नहीं हो रहा है। उसके बाद सिंहगढ़, सिंहगढ़ का जो निर्देशन है वो किया था बाबूराव पेंटर ने। बाबूराव पेंटर ने सिंहगढ़ का जो निर्देशन किया था। तो तीसरा, तो चौथा का चार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो कोई मतलब तुक ही नहीं बनता इस प्रकार के प्रश्न पूछने का कि पता नहीं क्यों पूछते हैं डायरेक्टर का नाम। आखिर इतना कौन याद रखेगा? आप सिलेबस के अनुसार नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है, कुछ व्यक्तियों के नाम दिया गया है और उनके द्वारा क्या-क्या काम किया गया था वो दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सूर्यसेन जो है वो चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है। तो जैसे ही सूर्यसेन आया तो एक तो आप लगा दोगे। तो कौन-कौन सा ऑप्शन छट गया? ये और ये खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या पता है? तो जतिन दास आपको पता है कि जतिन दास कौन थे? तो जतिन दास के बारे में यदि आपको पता है तो जतिन दास जो थे वो 64 दिनों तक जेल में जब उनको रखा गया था, तो वो 64 दिनों तक अनशन किए थे। उनके बाद उनका जो है मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद दू आ गया, अभी भी नहीं छट रहा है। उसके बाद भगवती चरण बोहरा जो है वो किताब लिखते हैं फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम। ये किसके रिकमेंडेशन पे लिखते हैं, ये आपको पता है? ये रिकमेंडेशन दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के रिकमेंडेशन पे भगवती चरण बोहरा जो है वो द फिलॉसफी ऑफ बम जो किताब है वो लिखते हैं, ताकि और लोग जो है वो इसका जान सकें। ठीक है, तो डी का 4 आ जाएगा। तो डी का 4 देखिए यहाँ पे है, ए ऑप्शन पे है। तो ये ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए, आप यदि एक भी ऑप्शन जानते होंगे, दो ऑप्शन यदि जानते होंगे, जैसे सूर्यसेन चटगांव हो गया, तो पहला का तो 1 हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया। अब उसके बाद यदि आप डी भी जानते होंगे, भगवती चरण बोहरा की फिलॉसफी ऑफ बम है, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। और डी ऑप्शन और ए ऑप्शन कहीं एक साथ नहीं है, एक है तो चार नहीं है, चार है तो एक नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में ये है। तो यहाँ से आप क्लियर इसको कर सकते हो। उसके बाद बिंद्रा दास है, वो गवर्नर पर बहुत नजदीक से गोली चलाई थी। ये जो थी महिला वो इसी चटगांव जो है चटगांव बोल रहा हूँ, इसी सूर्यसेन से संबंधित थी। और ये क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन समारोह था वहीं पे जो है वो गवर्नर पे गोली चला दी थी और उसकी हत्या जो है वो कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग मर्डरर प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्लेस रेंडे। तो प्लेग कमिश्नर जो है वो वॉल्टर चार्ल्स रेंडे है। तो रेंडे जो प्लेग कमिश्नर था उसकी हत्या 1979 में चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। चापेकर बंधु है, विष्णु चापेकर और बाल शास्त्री चापेकर जो थे, उन्हीं चापेकर बंधु के द्वारा जो है वो इनकी हत्या जो है वो की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। प्लेग कमिश्नर के बारे में आपको याद रखना है। दामोदर जो है और बालकृष्ण जो है वो बालकृष्ण दामोदर और विष्णु वासुदेव दामोदर, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और इस जो चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या की गई थी, इसका बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था कि औरंगजेब की जो है वो औरंगजेब का एक कमिश्नर था जिसकी हत्या शिवाजी ने की थी, उससे इसकी तुलना की गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने एक और तुलना की है, किसकी? तो वो कर्जन की। कर्जन की तुलना इसने किससे की है? तो कर्जन की तुलना बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने औरंगजेब से किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मराठी लैंग्वेज में अवंतिका बाई गोखले, मराठी लैंग्वेज में अवंतिका बाई गोखले के द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी लिखी गई है। महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी गई है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों में अंतर होता है। ऑटोबायोग्राफी उसको बोलते हैं जब व्यक्ति खुद अपनी जीवनी लिखता है, और जब दूसरा कोई लिखता है तब उसको बायोग्राफी कहा जाता है। तो मराठी में बायोग्राफी लिखी है अवंती बाई गोखले ने गांधी की। तो उसका प्रस्तावना प्रस्तावना किताब के पहले 3-4 पेजें होती है, वहां पे लिखी हुई थे। तो उसका जो है वो मराठी में जो लिखा गया था, तो उसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? उसकी जो प्रस्तावना है, फॉरवर्ड है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये फॉरवर्ड जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, बाल गंगाधर तिलक। 13वां नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कुछ मैचिंग है वो दिया गया है। तो यहाँ पे कथन पे ध्यान रखिए कि फरवरी 1945 में रॉयल नेवी का विद्रोह जो है वो हुआ था। तो नहीं, आरएनआई का जो विद्रोह हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था। तो ये तो नहीं हो जाएगा सही, तो पहला तो गलत हो गया। सही कथन पूछा जा रहा है, तो ये गलत, ये गलत। अब दो ऑप्शन आपको बचते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाया, और वहां पे नारा दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। तो यह कथन जो है वो सही है, डायरेक्ट एक्शन दिवस इसी दिन मनाया गया था। तो आप देखिए अभी तो ऑप्शन दोनों बनते हैं।
ठीक है, हम चौथा पढ़ते हैं क्योंकि 4 ही ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पे। तो चौथा ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट में इसमें कहा गया था कि 2 वर्षों के लिए 2 इयर्स के लिए आपको जो है वो बिना सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है। मैंने ये क्वेश्चन जो है वो अपने बैच जो मेरा चलता है, वहाँ पे काफ़ी डिटेल से इस जो एक्ट है उसको बताया था। तो वहाँ मैंने कहा था कि 2 वर्षों के लिए ही उसको रखा जाता है। तो आप वहाँ से इसको क्लियर कर सकते थे। तो 2 और 4 सही हो गया। 2 और 4 सही हो गया। 3 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं कि सही हो जाएगा। तो 3 जो है वो हिंद स्वराज जो है, वो पुस्तक जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। हिंद स्वराज गांधी के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। 1909 में ये प्रकाशित हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। गांधी जब लंदन से साउथ अफ्रीका से लंदन जा रहे थे तभी उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसमें हिंद स्वराज में जो है वो ब्रिटिश जो शासन है उसकी उसको इन्होंने वैश्या कहा है, ब्रिटिश शासन को प्रोस्टिट्यूट कहा है गांधी ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया। तो बीडी सावरकर है, उन्होंने स्वतंत्रता का युद्ध बताया, ये सही है। बीडी सावरकर जो है वो रेफर किया कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये तो सही है। उसके बाद एसबी चौधरी है। एसबी चौधरी का कहना था कि 1857 का जो विद्रोह था वो जनता का विद्रोह नहीं था। यह जो है वो जनता का विद्रोह नहीं था, ये इनका कहना था। तो ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। जो वीडी सावरकर है, जो वीडी सावरकर है, तो वीडी सावरकर जो है उन्होंने तो ये कहा था, लेकिन जो एसबी चौधरी हैं, एसबी चौधरी हैं, उन्होंने कहा था कि यह जो विद्रोह है वो पॉपुलर अपराइजिंग है, नॉट जस्ट अ स्पॉय म्यूटिनी। इनका कहना था कि ये केवल और केवल एक स्पॉय म्यूटिनी नहीं है, मतलब ये केवल और केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं है, यह एक विद्रोह है जो जन विद्रोह है। यह जो है वो लोकप्रिय विद्रोह है जो जनताओं के द्वारा किया गया है, लोग जो है वो इनके द्वारा किया गया है। इनकी जो किताब है वो है सिविल रेविलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज, सिविल रेविलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज। इन्होंने इसी में कहा है कि ये जो है वो एक जनरल रिविलियन है, पब्लिक का है, उसके द्वारा ये रिविलियन जो है वो किया गया था। तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा। यहाँ कहा है कि नहीं था, नहीं ये था, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, 15वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला पूछा जाए कि गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन बोस्टन। क्या गदर पार्टी को बोस्टन में जो है वो फाउंड किया गया था? तो नहीं, ये तो सैन फ्रांसिस्को में पोस्ट जो है वो आया था। अब गदर जो पार्टी थी वो गदर नाम की पत्रिका निकालती थी, तो गदर अखबार वो निकालती थी, गदर जो है वो न्यूज़पेपर निकालती थी। और गदर जो न्यूज़पेपर है ये उनका सर्वश्रेष्ठ जो है वो न्यूज़पेपर था। और इनका जो हेडर होता था, जो फ्रंट होता था, उस पे लिखा हुआ होता था कि अंग्रेजी राज का दुश्मन या फिर ब्रिटिश शासन का दुश्मन। यहाँ पे लिखा जाता था अंग्रेजी राज का दुश्मन या फिर ब्रिटिश राज्य का दुश्मन, यहाँ पे लिखा जाता था। तो ये सही है। दूसरा सही है, तो दूसरा सही है, तो ये भी हो सकता है। तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई, तो ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है, राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है वो डायरेक्टेड किया गया था दादा साहब फाल्के के द्वारा। तो ये सही है, दादा साहब फाल्के ने ही इसको डायरेक्ट किया था। राजा हरिश्चंद्र जो है वो भारत की पहली फिल्म मानी जाती है। हाँ, भले ही इसमें आवाज नहीं थी, आवाज इसमें नहीं थी। तो राजा हरिश्चंद्र आला मारा जो थी उसमें आवाज थी, इसमें आवाज नहीं थी। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र जो है वो 1913 में बनी थी, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे उच्च पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने 16 तक देख लिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, आसान से सवाल है, प्रीवियस ईयर में 50 बार पूछा जा रहा है कि हुनों का आक्रमण जो है वो कब हुआ था? तो हुनों का आक्रमण जो है वो कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो कुमार गुप्त बोल रहा हूँ, स्कंदगुप्त में हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त प्रथम के जो शासनकाल है उसमें हुआ था। तो इसी के शासनकाल में जो है वो हुनों का आक्रमण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर प्रशस्ति जो अभिलेख है, मंदसौर प्रशस्ति जो एडिक्ट है, जो अभिलेख है, वो किसके डिटेल अचीवमेंट के बारे में बात करती है, किस शासक के उपलब्धियों के बारे में बात करती है? तो किस शासक का यह है? तो ये कुमार गुप्त प्रथम का है। तो कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो कुमार गुप्त प्रथम के जो शासनकाल है उसी का विवरण ये देता है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? मंदसौर प्रशस्ति जो अभिलेख है वो वत्स भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, वत्स भट्ट है, उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो वत्स भट्ट के द्वारा ये जो है वो प्रशस्ति जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फहियान एक ट्रैवलर था जो इंडिया को ट्रैवल किया था, तो उसने मेंशन किया है कि कहीं तो हॉस्पिटल था, कहीं तो हॉस्पिटल था। तो वो हॉस्पिटल कहाँ था? तो वो हॉस्पिटल जो है वो पाटलिपुत्रा में था, वो पाटलिपुत्रा में था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चीनी यात्री जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो भारत आया था, और इसने गुप्त राजधानी जो पाटलिपुत्रा थी वहां कहा था कि वो उत्कृष्ट धार्मिक अस्पतालों का जो है वो वर्णन वहां पे किया है, जहां पे गरीबों को मुफ्त रूप से इलाज जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से आंसर बनेगा। आसान सा सवाल है, भारत में 6 दर्शन है, तो उनमें से आपको पूछा जा रहा है कि कपिल जो मुनि है उनके सिद्धांत जो है वो, उनका सिद्धांत जो है वो क्या है? तो कपिल जो है वो सांख्य से संबंधित है, कपिल जो है वो सांख्य से संबंधित है, गौतम जो है वो न्याय से संबंधित है। और आप मुझे और बताइए कि उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा जो है वो उनसे क्या क्या संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की दरबारी भाषा 50 बार पूछी गई है, फारसी है, जिसको इंग्लिश में पर्शियन बोला जाता है। तो फारसी ये है, उनको पर्शियन कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है वो नौरोज पर्व है, वो मुगलों ने कहां से लिया था? तो नौरोज जो है वो उसको लिया गया था जो है वो जोराडिस्टियस से। जोराडिस्टियस किसको बोलते हैं, किनसे लिया गया था? जोरोस्ट्रियंस,
जोरोस्ट्रियन से लिया गया था, पारसी लोगों हैं उनसे ये लिया गया था, नौरोज। ठीक है, तो नौरोज एक फारसी नववर्ष होता है। यह त्योहार फारसी संस्कृति से अपनाया गया था, और जो पारसी जिसको आप कहते हो, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, नौरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकार बनाया था? तो गुरु नानक जो है वो फाउंडर थे, तो उनके बाद कौन आया था? तो गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आया था, तो याद रखना है अंगद। बाकी 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह, वो पटना में ही, इनका पटना साहिब में जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मुगल इंपरेयर इज नोन एज द नेम ऑफ रंगीला? कितना बार पूछा गया है, मोहम्मद शाह द्वितीय रंगीला था, ठीक है। तो इसका शासनकाल जो है वो 1719 से लेकर 1748 से चला था। आनंद प्रेमी और भोग विलासी जीवन व्यतीत करता था, जिस कारण से इसको रंगीला कहा जाता है। सिंध को ब्रिटिश शासन में कौन मिलाया था? तो सिंध को ब्रिटिश जो कंक्योर किया था, किसने किया था, एनेक्शन किया था? तो वो नेपियर ने किया था, नेपियर ने किया था। आप मुझे बता सकते हो कि कब किया था? तो 1843 में किया था, जनरल सर चार्ल्स नेपियर ने इसको किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपियर ने किया था। एक सवाल यूपीपीएससी में पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वहां पूछा गया था कि सिक्किम को किस गवर्नर ने जो है वो भारत में मिलाया था? ये बात आपको बतानी है। मैंने ऑलरेडी पिछले जो पीवाई क्यू डिस्कस किया है, वहां पे इस बारे में काफी डिटेल से बताया था, और अपने क्लासेस में भी मैंने इसको काफी डिटेल से बताया है। जेम्स एंड्रू रामस जो है वो किस गवर्नर जनरल का असली नाम है? तो ये डलहौजी का नाम था, ठीक है। डलहौजी को एंड्रू रेमस भी कहा जाता था, ठीक है, डलहौजी को एंड्रू रेमस भी कहा जाता था। डलहौजी जो है वो आपको 1848 के आसपास आता है, 49 के आसपास, जब पंजाब का एनेक्सेशन करता है। पंजाब को ब्रिटिश भारत में कौन मिलाता है? तो वो डलहौजी ही मिलाता है। 48 से 56 तक वो भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो 1853 में इसने जो है वो रेलगाड़ी चलवाई थी, टेलीग्राफ स्टार्ट किया था। डलहौजी कोड भी इसने डलहौजी कोड इसने नहीं, वो कॉर्नवालिस कोड था, जो 93 में एस्टेब्लिश करता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इतना ही यहाँ से याद रखो। बाकी नेक्स्ट आपसे घास का मैदान पूछा जा रहा है, तो कंपोज जो घास का मैदान है वो कहाँ है? तो कंपोज घास का मैदान जो है वो ब्राजील में है, सही है। लेनोस जो है वो वेनेजुएला में है, सही है। ग्राउंड चौक जो है वो उत्तरी अर्जेंटीना में है, ग्रैंड चौको। और उसके बाद जो वेल्स है वो अफ्रीका में होता है, साउथ अफ्रीका खास करके। तो ये साउथ अफ्रीका में होता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो होता है घास का मैदान, उसको डाउन्स कहा जाता है, ठीक है, डाउन्स कहा जाता है। तो ये घास के मैदान भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सवाल है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो भूमध्य रेखा जो है वो अफ्रीका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करता है। इक्वेटर डिवाइड्स अफ्रीका इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये तो सही है, 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि पेंटागोनिया जो है वो बहुत कम वनस्पति के साथ एक ठंडा रेगिस्तान है। तो पेंटागोनिया जो रेगिस्तान है वो कोल्ड डिजर्ट है, जो कि वहां पे वेजिटेशन है वो बहुत कम होता है, तो यह भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि टंगानिका जो झील है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया लेक है। वो विक्टोरिया लेक है जहां से नाइल नदी है वो निकलती है। नाइल नदी है वो 2 पार्टों में निकलती है, एक हो जो ब्लू नाइल होती है, और एक हो जो व्हाइट नाइल होती है। अब ये दोनों मिलकर जो ब्लू लाइन्स, इस ब्लू नाइल जो है वो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये व्हाइट नाइल ब्लू नाइल में जाके मिल जाती है, और जो है वो ब्लू नील नदी आगे बढ़ती है, और जो है वो भूमध्य सागर में अपना जल जो जाके गिराती है ऊपर की ओर बढ़ते हुए। और भूमध्य सागर में जहां जल गिराती है वो अलेक्जेंड्रिया नाम का जगह है, जो कि कहां पे अवस्थित है? मिस्र में अवस्थित है। इजिप्ट है वहां पे ये अवस्थित है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से गलत होगा, मतलब यही सही होगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। माउंट ब्लैक जो है वो आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मिलान करना है कि कौन सी जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर में काफी पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा तो इसको बना दोगे। बाकी ऐसे जो जनजातियां हैं उसको कोई याद नहीं रखता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चीन जनजाति जो है वो म्यांमार में देखने को मिलती है। चीन जनजाति जो है वो म्यांमार में देखने को मिलती है। तो ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, तो आपको ध्यान रखना है ए का कौन होगा? तो 4 होगा। उसके बाद जो है वो टोबो जनजाति कहाँ मिलती है? तो टोबो जो जनजाति है वो अर्जेंटीना में मिलती है। टोबो जनजाति अर्जेंटीना में मिलती है। उसके बाद चकमा जो जनजाति है उसको पूछा रहा है, तो चकमा जनजाति जो है वो बांग्लादेश में मिलती है, और थोड़ा बहुत भारत में भी ये देखने को मिलेगी। उसके बाद माओरी जो है वो न्यूजीलैंड में कहा मिलता है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो एक का क्या होगा? अर्जेंटीना किसमें है? तो एक का टोबा होगा, बी। एक का बी, तो एक का बी, ये इसी में जो है वो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यूजुअली जो है ना इधर वाले को ही ऊपर रखता है सब, लेकिन बीपीएससी ने देखो कितना ऑप्शन अजीब तैयार किया है, उसने ये वाले को ही नीचे कर दिया है, मतलब आपको मिलान इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अर्जेंटीना में टोबा हो जाएगा बी, आपको ध्यान रखना है, ना कि आप ए इसको मान लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ऑप्शन इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा रहा है कि मलक्का जो स्टेट है, मलक्का स्टेट जो है वो मलेशिया और सुमात्रा के बीच है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल ही मैंने जो बीपीएससी एएसओ के लिए जो सेट नंबर 4 डाला है ना, उसमें मैंने इसको काफी डिटेल से डिस्कस किया था, तो वहां पे ये मिल भी जाएगा आपको। तो ये जो मलक्का स्टेट है, मलक्का जो स्टेट है वो मलेशिया और सुमात्रा के बीच ही मिलता है, तो ये तो सही है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच ही मलक्का स्टेट मिलता है। उसके बाद मराकस जो स्टेट है वो कहाँ मिलती है? तो मराकस जो स्टेट है वो बोर्नियो और न्यूजीलैंड के बीच नहीं अवस्थित है। बोर्नियो जो द्वीप है वो कहाँ है? तो बोर्नियो द्वीप आपको मिल जाएगा, आसान है एकदम, बोर्नियो द्वीप मिल जाएगा आपको इंडोनेशिया में।
और ये न्यूजीलैंड कहाँ है भाई? न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया के बाद भी एकदम तस्मान सागर पहुंच जाइए वहां पे है। तो क्या कोई ऐसा स्टेट है जो इतनी दूरी पे बनेगा? एकदम गलत ऑप्शन सेट किया गया है। ऐसे ही करके आप इसको छाड़ दोगे तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो सही नहीं है। बाकी सुंडा जल संधि जो है वो सुमात्रा और जावा द्वीप है उसको अलग करता है। सुमात्रा जो है वो इंडिया से सबसे नजदीक है, आई थिंक 137 किलोमीटर ही यहाँ से दूरी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से। उसके बाद मेसिना जो स्टेट है, मेसिना स्टेट है वो इटली एंड सिसिली के बीच है। इटली एंड सिसिली के बीच जो है वो ये स्टेट है। अभी जो ये मराकस जल जमुन है ये किसके बीच है? तो ये इंडोनेशिया के पास है। तो पहला तो बोर्नियो हो ही जाएगा। बोर्नियो तो है ही, बोर्नियो द्वीप तो इंडोनेशिया का है ही, लेकिन इसके साथ बोर्नियो के साथ सुवाली द्वीप को अलग करता है। सुलावेसी, सुवाली नहीं सुलावेसी द्वीप को। तो बोर्नियो जो है और सुलावेसी को अलग करता है मराकस जल संधि। तो जितनी भी जल संधियां हैं आई थिंक 20 हैं, उसके पास आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन से आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो रोका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जूम की कृषि होती है रोका, वो रोका जो होती है वो ब्राजील में होती है। रोका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो ब्राजील में होती है। तो ए का जो है फिर से देखिए वैसे ही किया गया है, इधर से उठाना पड़ेगा आपको। तो 3 का ए होगा, 3 का ए होगा। तो ये और ये दोनों हो जाएगा। अभी तो ये और ये छट चुका है। ऑप्शन देखिए कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद तामराई जो है, तामराई जो जनजाति है जिसको तमराई भी आप कह सकते हो, तमराई जो जनजाति है वो थाईलैंड में पाई जाती है। तो तमराई जो है वो थाईलैंड में पाई जाती है। मतलब एक का बी होगा, एक का बी होगा। तो एक का बी देखिए यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। तो कानुको जो है वो कहाँ की है? तो कानुको जो है वो वेनेजुएला की है। कानुको वेनेजुएला की जनजाति है। और लेडान जो जनजाति है जिसको लदांग भी कहते हैं, लदांग जो जनजाति है वो मलेशिया की है, वो मलेशिया की है। हम भारत की जनजातियों को याद नहीं कर पा रहे हैं और ये एग्जामिनेशन वाले विश्व की जनजातियां पूछे जा रहे हैं। मतलब क्या ही करें। साला जितना लोग वहाँ जो अदर कंट्रीज के लोग जितना अपनी हिस्ट्री नहीं जानते होंगे उतना मतलब भारत वाले लोग जान गए होंगे पढ़ते पढ़ते। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे अजीब से पूछे जाते हैं जिसका मकसद ही नहीं है आपको ज्ञान को चेक करना, आपको सिर्फ और सिर्फ छाटना इसका मकसद होता है। इस कारण से ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला है। जो गुंटूर जिला है वो किस मिनरल्स के लिए, किस मिनरल्स का ओर जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में उसका डिपॉजिट है वो मिलता है। तो वो जो डिपॉजिट मिलता है वो मैग्नेटाइट का मिलता है। और मैग्नेटाइट जो है वो लोहा है। लोहा, तो लोहा यहाँ पे सबसे ज्यादा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है लोहा जो मैग्नेटाइट है वो यहाँ पे मिलता है। फिर से स्टेटमेंट है कौन सा सही नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। आपसे पूछा जा रहा है कि चेन्नई में जो रेनफॉल होता है उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो मोर देन मुंबई है। मतलब चेन्नई में ज्यादा है और मुंबई में कम जो है वो वर्षा की विषमता होती है, वेरिएबिलिटी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि चेन्नई में जो बरसात होती है, जो रेनफॉल होता है वो लौटती हुई मानसून से होता है। दक्षिणी पश्चिमी की लौटती हुई मानसून जो है, साउथ वेस्ट जो है वो रिटर्निंग मानसून होता है। उस साउथ वेस्ट मानसून से जो रिटर्निंग मानसून होता है उसी से कोस्टल एरिया जो मालाबार तट है, उसी मालाबार तट पे ये होता है। तो ये तो सही हो जाएगा। ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्षा की जो वेरिएबिलिटी है वो मुंबई में ज्यादा है ना कि चेन्नई में। चेन्नई में तो वर्षा होती ही नहीं, लौटती हुई मानसून से थोड़ा बहुत हो जाती है क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ये आपको पता भी होगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। तो ये तो एकदम सही है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर में ही होती है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी में। जब हम मानसून पढ़ते हैं तो इसके बारे में काफी डिटेल से मैंने अपनी क्लासेस में बताया भी है, तो आपने यदि देखा होगा तो आपको याद होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मानसून अभियान जो होता है, मानसून एक्सपेडिशन जो होता है जिसको मोनेक्स कहा जाता है, वो यूएसए का तथा भारत का एक संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। तो एक मानसून एक्सपेडिशन है जिसको कहा जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ज्वाइंटली इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच। तो ये भी सही है। तो अपना ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर जो है वो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। 34वें नंबर सवाल की हम यदि बात करें कि क्या है, तो 34वां नंबर जो सवाल है वो मैच करना आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सा है और इसका ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। आप देखिएगा, कोसी नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी जो है वो गंगा की है। तो कोसी कहाँ आ जाएगा? कुर्सेला नाम के स्थान पे खगड़िया में मिलती है ये गंगा से, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो कोसी तो गंगा हो गई, तो कोसी जैसे ही गंगा होगी तो ए का ऑप्शन डी होना चाहिए। ए का ऑप्शन डी केवल और केवल इसी में है। लेकिन उसके बाद देखिए ऑप्शन कैसे गड़बड़ होता है। तीस्ता नदी जो है वो कहाँ है? तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्रा में सिक्किम के पास ये निकलती है। ये भी जो है वो बिहार एसआई में ये पूछा गया है। सिक्किम के पास जो है वो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती है, तो इसकी सहायक नदी है। तो बी का वन है ही नहीं कहीं, बी का वन है ही नहीं कहीं। तो ऑप्शन तो सारे गलत हो गए यहाँ से। ठीक है, मैं मिलान कर देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। जो हिरन नदी है, हिरन नदी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हिरन नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। हिरन नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग नदी है।
नर्मदा जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है, या ये ध्यान में रखना है। तो नर्मदा और तापी, नर्मदा जो है वो लेफ्ट साइड बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, लगभग 1415 किलोमीटर। मंगलम जो प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में ही हाइड्रो जो है पावर जनरेशन वाला है, और वो भी गोदावरी नदी के तट पर ही बनाया गया है। उसके बाद पूर्णा नदी की बात करता है, तो पूर्णा नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। गोदावरी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग नदी है, ऐसे महाराष्ट्र का जो त्र्यंबकेश्वर है वहां से निकलती है और ईस्ट में फ्लो करते हुए जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो गिराती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज से सवाल है जो पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल आपको देखने को भी मिलते हैं। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यदि मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाया था तो काफी डिटेल से यहाँ आपको बताया था। ये मान लीजिए कि दिल्ली है, ये मान लीजिए कि कलकत्ता है, ये मान लीजिए कि चेन्नई है, और ये मान लीजिए कि मुंबई है। तो ये 3-4 शहरों को मिलकर ये जोड़ता है, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सेगमेंट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सेगमेंट है वो, आपसे ये 4 बन गया। यहाँ से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो घटते क्रम में आपको सजाना है, तो मैं काफी डिटेल से आपको सारी चीजें बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो ये जो कोलकाता से लेकर चेन्नई तक का रोड है, इस जो रोड का नाम क्या है, ये है NH, नेशनल हाईवे 5। अब ये जो नेशनल हाईवे 5 हो गया, अब इससे जो पहले लेफ्ट साइड आप मुंबई से चेन्नई जाओगे तो ये NH4 हो जाएगा, और यहां से जब जाओगे, दिल्ली से जब कोलकाता की ओर जाओगे, दिल्ली से कोलकाता जाओगे तो वो हो जाएगा NH2, और यहाँ पे जो जाओगे आप दिल्ली से यदि मुंबई जाते हो तो वो हो जाएगा NH8। तो कैसे भी करके आप याद रखो, दो दो दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और इधर 4 1 5, कैसे भी करके आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हो, एनालाइज करके याद रख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सबसे बड़ा जो होता है वो NH5 है, जो कि कोलकाता से लेकर चेन्नई तक जाता है। ये जो है वो सबसे बड़ा है, जो कि 1684 किलोमीटर के आसपास है, 1684 किलोमीटर के आसपास है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। NH5 जो है वो सबसे बड़ा है, जो कि आपको कोलकाता से लेकर चेन्नई तक जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो NH2 है, जो कि 1453 किलोमीटर है, 1453 किलोमीटर है। तो 5 NH5 के बाद NH2 आता है, जो कि कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। तो ये दूसरा हो गया। तो पहले तो ये 1684 NH5 हो गया, दूसरा जो हो गया वो 1453 जो है वो NH2 हो गया, और तीसरा जो आता है वो आता है दिल्ली टू मुंबई NH8, दिल्ली टू मुंबई NH8। यह जो है वो 1419 किलोमीटर है, लगभग में बात हो रही है, कभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। 1419 किलोमीटर है, और उसके बाद जो चेन्नई से मुंबई से चेन्नई है, मुंबई टू जो चेन्नई है, मुंबई टू चेन्नई सबसे छोटा है, वो 1290 किलोमीटर है, 1290 किलोमीटर लगभग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, तो NH5 कोलकाता टू चेन्नई सबसे बड़ा है, कोलकाता टू चेन्नई सबसे बड़ा है, तो ये चेन्नई टू कोलकाता तो 3 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद सबसे छोटा आप छांटो, देखिए ऑप्शन में ये जो है वो सेम देखने को मिलेगा। इधर आइए, ये जो है वो ये खत्म हो गया, तो ये 4 1 4 2, देखिए सेम मिल रहा है 4 4। तो आप क्यों देखेंगे, लास्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि 2 और 1 में से कोई होगा, तो सबसे छोटा मुंबई से चेन्नई होगा, सबसे छोटा जो है वो मुंबई से चेन्नई होगा। तो सबसे छोटा मुंबई से चेन्नई आप देखिए, तो मुंबई से चेन्नई कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ 2 वाला सही हो जाएगा, मतलब ये भी गलत हो गया और ये सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा तीसरा हो जाएगा, चेन्नई टू कोलकाता सबसे बड़ा। तो आपको मैं कलर यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ, ताकि दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट जो लेंथ है वो इसका है, ठीक है, फर्स्ट जो लेंथ है वो इसका है, दूसरा जो लेंथ है वो ये है। ऐसा ही करके आप मैप बना लीजिएगा तो काफी दिक्कत नहीं होगा। तीसरा जो है वो ये है, और चौथा जो है वो ये है। तो ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपको ध्यान रखना है। यदि ये मैप आप ध्यान में रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिएगा, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो सबसे बड़ा भारत का एक परियोजना रहा है। इस परियोजना को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1955 में ही जो है वो कहा गया था कि हम कुछ ऐसी एक परियोजना जो है वो बनाएंगे। 1955 में ही ये सोचे थे। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है, इनके द्वारा ये सोचा गया परियोजना था, और ये लॉन्च है वो कब हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही 2001 में ये जो प्रोजेक्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज वो लॉन्च किया गया था। और यह जो परियोजना है वो लॉन्च यहाँ पे हुआ, किसके शासनकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। उसके बाद ये जो कंप्लीट कब हुआ, तो 2012 में ये जो है वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड 2012 में ये हुआ है। उसके साथ ही स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है, यह जो है वो भारत के 13 स्टेट से होकर गुजरती है। अब चूंकि आप बिहार के हैं, तो बिहार से कौन वाला गुजरेगी, तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आप जाइएगा ना, तो बिहार से भी ये गुजरेगी। दिल्ली से जाके कोलकाता वाला जाइएगा रूट, तो यहाँ से बिहार से भी कुछ स्टेट्स हैं, वहां से जो जिले हैं वहां से जुड़ती है। अब आप मैप खोल के देखिएगा तो आपको मिलेगा सबसे पहला जो जिला होगा वो कैमूर होगा। आप NH19 को देखिए मैप पे, वाराणसी से जो है वो एंटर करती है कैमूर जिले में, जिसको भभुआ कहते हो, तो कैमूर सबसे पहला है। अब इस कैमूर के जैसे ही आप राइट साइड में जाइएगा तो दूसरा आपको क्या मिलेगा, दूसरा आपको रोहतास मिलेगा, रोहतास मिलेगा। तीसरा रोहतास से जैसे ही आप बढ़ोगे तो कौन सा मिलेगा, औरंगाबाद मिलेगा।
मैप विजुअलाइज करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा बनाने में ऐसे सवाल। उसके बाद गया आ जाएगा, जिसका नाम गया जी कर दिया गया है, तो गया जी आ गया। अब इसके बाद ये बाहर निकल जाती है, नीचे चली जाती है झारखंड में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कब से कब तक ये लॉन्च हुआ था, किनके द्वारा लॉन्च हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद एक प्रोजेक्ट गलियारा भी है, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है आपसे 36 नंबर का सवाल, कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जो है वो कहवा उत्पादन, कहवा मतलब कॉफी, उसमें हाईएस्ट पोजीशन पे है। तो कॉफी उत्पादन में, कॉफी प्रोडक्शन में जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कर्नाटक हो जाएगा। इससे पहले जो डीएसओ का पेपर हुआ था ना, डीएसओ नहीं, मैंने जो डिस्कस किया था वहां पे इसको बताया भी था बीपीएससी एएसओ वाले में, कि कहवा का जो सबसे जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो ब्राजील के द्वारा किया जाता है। और ब्राजील में सेंटोस, सेंटोस जो बंदरगाह है वहां से कहवा जो है वो कहवा बंदरगाह उसको कहा जाता है। कहवा की जो प्रजाति है वो टाइप्स है वो बहुत ज्यादा होती हैं, जिनमें दो सबसे ज्यादा भारत में होती है, अरेबिका एंड रोबस्टा। अरेबिका भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, बीएसएस सीजीएल 3 का मेंस हुआ था उसमें ये पूछा गया है। उसके साथ ही का जो बाबा बुदन की पहाड़ी है वहां पे कर्नाटक में कॉफी की बीन्स जो है वो सबसे पहले उगाई गई थी बाबा बुदन की पहाड़ियों पे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी आगे डिटेल्स होगा तो बताएंगे। आंध्र प्रदेश में जो है वो तंबाकू उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और यहीं पे जो केरल है वहां पे रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और बाकी डिटेल्स हम चर्चा करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए असरसन और रीजन का, असरसन रीजन का क्वेश्चन पूछा जाए। असरसन आपको कहा जाता है कि अ मेटल स्पून प्लेस्ड इन अ हॉट कप ऑफ टी बिकम्स हॉट आफ्टर अ फ्यू मिनट। एक कप है, मेटल का कप है, उस मेटल के कप में, धातु का कप में, एक गर्म चाय का कप है, मेटल का कप है, मेटल मेटल स्पून है, मेटल कप नहीं है, मेटल स्पून है, धातु की चम्मच है, मेटल स्पून है, उसको हम गर्म जो है वो चाय है उसकी कप में डालते हैं, तो वो जो मेटल का स्पून है वो गर्म हो जाता है। तो हीट ट्रांसफर जो होता है आपको पता है, हीट का ट्रांसफर लो से हाई से लो की ओर होता है, हाई से लो की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे ही आपने देखते हो आप सस्पेन पे चाय चढ़ाते हो, तो वो जो उसका हत्था है वो गर्म हो जाता है, इस कारण से ही तो वहां पे प्लास्टिक दी जाती है। एक लोहा आप उठाओ उसको गर्म करो तो हाई से लो की ओर वो आती है, तो ये तो गर्म हो जाती है, ये सही है। ठीक है, गर्म हो जाती है, ये सही है। उसके बाद मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, धातुएं जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट की, इसी कारण से हो जाती है। तो हाँ, दोनों सही भी है, ए और आर जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ए और आर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। उसके बाद जो सवाल आपसे देखिए पूछा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा जो है वो ध्वनि के प्रवर्तन का उपयोग करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कौन यूज करता है, तो सोनार, सोनार जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही यूज करता है। ठीक है, तो ए तो यूज करेगा। स्टेथोस्कोप बेसिकली यूज तो नहीं करता, लेकिन हाँ ये भी साउंड को ही रिफ्लेक्ट करके आपका जो है वो हृदय की धड़कन है उसको पहचानता है, तो ये भी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही ये यूज करता है। उसके बाद इको, इको भी तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही यूज करता है, 17 मीटर की दूरी मिनिमम होनी चाहिए यदि आप जो है वो इको सुनना चाहते हैं तो। ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप जो हमारा है वो आंसर होगा कि पेरिस्कोप इसका नहीं है, तो एक दो और तीन तो होगा, एक दो और तीन तो होगा, तो ए बी सी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो पेरियोस्कोप होता है ना वो लाइट के प्रवर्तन का जो है वो उपयोग करता है, ध्वनि का नहीं। तो ध्वनि के प्रवर्तन का जो है वो उपयोग पेरियोस्कोप नहीं करता है, ये लाइट का जो प्रवर्तन होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसका ये यूज करता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। सोनार का आप फुल फॉर्म बता सकते हो, क्या होता है सोनार का फुल फॉर्म, और ये किस जो है वो लाइट को यूज करता है, क्या ये इंफ्रारेड को यूज करता है, मैं सही बोला या फिर नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जवाब देना आपका जरूरी है ताकि इंटरेक्शन हम दोनों के बीच जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन के बारे में कुछ कहा गया है, तो फ्रिक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको बोल रहा है, फ्रिक्शन के बारे में सही कथन चुनना है, राइट जो कथन है उसको आपको बताना है। तो फ्रिक्शन है उससे जो है वो ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, हीट जो है वो उत्पन्न हो सकता है। आपने देखा होगा कि आप किसी चीज को पहिए को घुमाओ, लोहार के पास जाओ, वहां पे देखते हो जब किसी चीज की धार तेज तेज करनी होती है, उसको हम लोग मगध में उसको पजाना बोलते हैं, तो जब उसकी धार तेज करनी होती है, पजाना होता है, तो उसको जब रखते हैं तो देखते हैं चिंगारी निकलती है, तो वो तो हीट निकली, ऊष्मा जो है वो उत्पन्न हुई और गर्म भी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही हो ही जाएगा। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज रिपेल, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन, मोशन का विरोध करता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। चलने में घर्षण उपयोग नहीं होता है, गलत, चलने में उपयोग होता है, तो एक गलत हो जाएगा, तो एक यहाँ है, तो एक तो गलत हो गया, बाकी दो तीन, एक और दो सही है, तो एक दो तीन नहीं सही होगा, तो चार सही होगा। स्नेहक जो है वो घर्षण को कम करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। घर्षण जो है वो तीन टाइप का होता है, एक नॉर्मल, एक सर्पिला, एक गोलाकार, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा कभी कर लेंगे। 40वां नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत वायरिंग जो होता है वहां पे तांबा हम यूज क्यों करते हैं, जो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग कॉपर वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग।
तांबा इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसका रेसिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं जो विद्युत धारा को अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। रेसिस्टेंस जो है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ मतलब तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, रेसिस्टेंस जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद तार की मोटाई पे निर्भर करेगा कि तार कितना मोटा है। तो तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई कहने का मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला पार्ट कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो जितना ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, मोटाई जितनी ज्यादा होगी, उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम होगा। तो इसीलिए ज्यादा मोटा तार होगा तो उसमें विद्युत धारा वो है वो ज्यादा प्रवाहित होगी। उसके बाद जो है वो रेजिस्टेंस निर्भर करता है कि किस जो है वो मेटल का, मतलब किस पदार्थ का उसका नेचर क्या है। नेचर जो है वो पदार्थ का क्या है, जैसे एयू, एजी, चांदी। चांदी में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सबसे अधिक तेजी से फॉलो करती है, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस जो है होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। तो तांबा जो है वो रेसिस्टेंस कम होता है, इस कारण से ये गुड कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इस कारण से ही हम तांबा को यूज करते हैं। ये जो कोई चीज कंडक्टर हो रही है, इसका मतलब क्या है? कोई चीज कंडक्टर हो रही है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इधर की ओर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो इधर की ओर हो रहा है। दोनों जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनर्जी को कभी भी जानते हो आप कि क्रिएट नहीं किया जा सकता है और ना तो उसे खत्म किया जा सकता है। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो मिलान यहाँ पे होगा। तो विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। तो ये एक का वन हो जाएगा, दो। विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट करता है। तो दो का बी का दो हो जाएगा। सौर पैनल जो है वो प्रकाश को विद्युत में कन्वर्ट करता है। तो तीन हो गया। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, तो ये हो गया। तो एक दो तीन चार आंसर बनेगा। 42वां नंबर का सवाल है कि सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो अचानक से वो टूट जाता है। वो टूटने का कारण आपसे पूछा रहा है कि व्हाई डू ग्लास विंडोज क्रैक इन विंटर इफ हीटेड रैपिडली। अचानक से जब उसको गर्म किया जाता है तो वो क्यों टूट जाता है? तो इसका कारण होता है कि वो अचानक से जो उसका जो है वो एक्सपेंशन हो जाता है। ग्लास जब होता है वो हीट का एकदम कंडक्टर है ही नहीं, हीट का बैड कंडक्टर है। हीट का बैड कंडक्टर ग्लास है, पुअर हीट कंडक्टर है। अब पुअर हीट कंडक्टर जब होता है तो जैसे ही इसमें जब एक हिस्से में आप तेजी से उसको गर्म करते हो तो वह जो है वो फैलने लगता है, और बाकी हिस्सा तो फैलेगा नहीं। इतना है। अब यहाँ पे आप गर्म कर रहे हो और उसकी इलास्टिसिटी है नहीं, तो यहाँ पे गर्म किया तो बाकी हिस्सा तो फैलेगा नहीं, लेकिन इसका एक्सपेंशन होगा। तो अनइवन जो एक्सपेंशन होता है, इस असमान फैलाव के कारण जो है वो आंतरिक तनाव पैदा होता है। इंटरनल जो है वो टेंशन पैदा होता है। अब इस इंटरनल टेंशन के कारण ही, तनाव के कारण ही वो जो है वो टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपने देखा होगा कि शीशे के ग्लास में आप चाय पीते हो। अब उस ग्लास को, गरम गरम ग्लास है, उस गरम गरम ग्लास को सीधा जाके आप पानी में धोने लगोगे तो नीचे से ये वाला जो है वो फूट जाएगा, नीचे से ये तुरंत फूट जाएगा। इसका भी रीजन क्या है? तो अचानक से जो है वो हीट जो है वो अचानक से ठंडा हो जाता है, जिस कारण से उसका संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है, इस कारण से ये टूट जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है कौन? तो ध्वनि तरंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बाकी जो इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव, ये सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव हैं। तो कौन सा नहीं है? विद्युत चुंबकीय जो है वो कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको नहीं कौन सा है, तो ओनली सी आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली सी। देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये जो वेव है, तरंगे जो होती हैं, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करती है, यही इसका काम होता है। वेव जो है उसका तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना काम होता है। ये जो वेव है दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जो होता है वो, उसके लिए माध्यम की जरूरत होगी, बिना मीडियम के वो ट्रांसफर नहीं होगा। सॉलिड, गैस, लिक्विड, तीनों में ये प्रभावित होता है। इसमें जो है वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया का गुण जो है वो मजदूर होता है। इलास्टिसिटी और इनर्शिया होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर होता है। और वहीं जो विद्युत जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है, जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है, वहां पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे वैक्यूम में भी ट्रांसफर कर जाएगा। दैट्स व्हाई बिना माध्यम को गर्म किए ही अर्थ जो है, अर्थ को गर्म कर देती है सनलाइट, ये भी आपको पता होगा। इसमें खास करके जो है वो प्रकाश तरंग आती है, रेडियो तरंगे आती हैं, एक्स तरंगे आती हैं। तो इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैकेनिकल वेव होता है, ये मैकेनिकल वेव जो होता है, इस मैकेनिकल वेव को आगे चल के दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला जो इसका पार्ट आता है मैकेनिकल वेव का, वो पहला आता है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा जो आता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स जो वेव होता है वो ये वाला जो ट्रांसवर्स वेव है वो इस तरीके से गुजरता है, ये ट्रांसवर्स हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होता है वो इस तरह से गुजरता है। आप देख रहे हो यहाँ पे डेंस हो रहा है, यहाँ पे डेंस हो रहा है, यहाँ पे रेयर हो रहा है। तो ये जो जहाँ पे डेंस होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, संपीड़न, और जहाँ पे रेयरेड हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, विरल। तो डेंस और जो है वो विरल और संपीड़न इसको बोलते हैं। यही चीज यहाँ पे श्रिंग और गर्त कहा जाता है। शीर्ष और गर्त, गर्त जो है वो कहा जाता है चेस्ट एंड थ्रो, ये यहाँ पे कहा जाता है। तो ये दो पार्टों में बढ़ता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो वेव होता है वो अनुप्रस्थ वेव होती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है, एंड वेव स्पीड जो है वो इसका लाइट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है, और इसकी जो स्पीड होती है, जो इसकी स्पीड होती है वो इक्वल टू लाइट वेव होती है। प्रकाश की जो स्पीड होती है वो इसकी स्पीड होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे रीजनिंग के टाइप या फिर साइंस भी बोल सकते हो। ध्वनि जो है वो कंपन करती है, साउंड जो है वो वाइब्रेट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करेगी, तो वाइब्रेशन के कारण ही जो है वो साउंड जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव जो है वो उसके कारण ही, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कथन एंड निष्कर्ष है कि एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज जो है वो सुनाई देती है, लेकिन वह देख नहीं पाता है कि कौन सा व्यक्ति वहां पे है। ठीक है, एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह देख नहीं सकता है कि वहां कौन है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है, तो ये गलती हो जाएगा। ध्वनि तरंगे मुड़ सकती है अधिक आसानी से, ना कि प्रकाश तरंगे मुड़ सकती है। ठीक है, तो लाइट वेव कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल्स मोर इजिली देन साउंड वेव। इट इज नॉट करेक्ट। साउंड वेव जो है वो मोर इजिली मूव करेगा रादर देन जो है वो लाइट वेव। ठीक है, रादर देन लाइट वेव, तो साउंड जल्दी मूव करता है, दैट्स व्हाई हम साउंड को देख पाते हैं और इसको नहीं देख पाते हैं। तो पहला तो सही हो गया और दूसरा गलत हो जाएगा। पहला तो सही हो गया और दूसरा गलत हो गया, ये आपको याद रखना है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको विवर्तन कहा जाता है। इस प्रोसेस को विवर्तन कहा जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। ठीक है, जो डिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं 46वां नंबर का। ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एस्ट्रोनॉट अपीयर्स वेटलेस इनसाइड अ ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। जो एस्ट्रोनॉट होता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, वो भारहीन महसूस करता है। आंतरिक जो उसका अंतरिक्ष यान होता है उसमें वो वेटलेस क्यों महसूस करता है, इसका रीजन क्या है। तो वेटलेस महसूस करने का रीजन इसका ये होता है क्योंकि उसका जो अंतरिक्ष यान जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर निरंतर रूप से, ये अर्थ है इसके चारों ओर निरंतर रूप से वो घूमते रहती है। ग्रेविटेशन के कारण हर चीजें घूमती है, ये आपको पता है। तो अंतरिक्ष यात्री जो है वो निरंतर मुक्त पतन की स्थिति में होता है। ठीक है, वो हमेशा जो है वो फ्री फॉल की कंडीशन में होता है अराउंड अर्थ। अब ऐसी कंडीशन में वो लगातार जो है वो फ्री फॉल है, फॉलिंग कर रहा है, बट उसका जो हॉरिजॉन्टल वेग है वो उसे उसी ऑर्बिट में रखता है। उसका जो हॉरिजॉन्टल वेव है वो उसको उसी ऑर्बिट में रखता है, इसी ऑर्बिट में वो हमेशा रहता है, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेव वेलोसिटी भी है। उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, अदरवाइज वो नहीं रहता तो वो सीधे नीचे गिर जाता, अर्थ की ओर सीधे नीचे गिर जाता, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन है। अब इस ग्रेविटेशन के कारण ही वो इधर पूरे एकदम गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो चूंकि उसका हॉरिजॉन्टल वेव होता है जिस कारण से वो घूमता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट में यान के साथ गिर रहे होते हैं, इस कारण से ही ये होता है। गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट में फ्री फॉल होता है। अब चूंकि जो है वो इस पे हॉरिजॉन्टल वेग भी इसका होता है, इस तरीके से वो घूम रहा है। जैसे देखिए यहां से ज्यादा क्लियर होगा, ये जो है वो नीचे भी गिर रहा है और इसका स्पीड इधर भी जा रहा है। जब टेंजेंट यहाँ पे खींचेंगे तो वही इसका स्पीड होता है, ये आपको पता भी होगा। तो इसका ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा कि दे आर फॉलोइंग विद द स्पेस क्राफ्ट अंडर ग्रेविटी, दैट्स व्हाई दे फील वेटलेस इन देयर स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, समझ में आया चीजें कैसे हुआ, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि होमोजीनियस नहीं है, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। देखिए, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो होमोजेनियस उसको बोलते हैं जहां पे ईच अमाउंट जो है वो सेम रेशियो में आपको मिल जाए। जैसे आप पानी उठाते हो चीनी घुला हुआ, तो उसको आप कितना भी अमाउंट उठा लो, उसमें अगर रेशियो 8/5 है तो वो 8/5 ही हमेशा रहेगा। तो ईच अमाउंट जो है उसका वो सेम होना चाहिए, और हेट्रोजेनियस में है वो सेम नहीं होता है, वो जो है वो सेम नहीं होता है। तो जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है वो कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हेट्रोजेनियस जो है वो धुआं है, स्मोक है। क्यों? क्योंकि स्मोक जो है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो मिले हुए हैं, उसमें जो है वो ठोस कण जो है वो निलंबित हुए हैं, और स्मोक जो है वो एक कोलाइड है। स्मोक जो है वो एक कोलाइड है, ये भी आपको पता होगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। ये एक कोलाइड है, दिस इज अ टाइप ऑफ कोलाइड। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है, तो वो धुआं है। बाकी पीतल जो है इसका समान रेशियो होता है। वायु में भी सब चीजें आप देखिए समान रेशियो में मिलेगी। चीनी और विलियन जो बना हुआ है, चीनी का जलीय विलियन, वो भी आपको समान रूप से मिलेगा, जहां भी आप रेशियो निकालो। पीतल आप ले लो, उसको जहां से भी तोड़ोगे उसमें जो रेशियो है वो सेम ही मिलेगा आपको। वैसे ही जो वायु है उसमें वायु जितना भी उठा लो उसमें रेशियो सेम ही मिलेगा, कि ऑक्सीजन 78%, 21%, 78 नाइट्रोजन, 21 ऑक्सीजन, ऐसे करके मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आरएनए में कौन सा भस्म, कौन सा बेस है वो होता है जो कि डीएनए में नहीं होता। मैंने एएसओ का जो एग्जामिनेशन था उसका पेपर जब डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे इस बारे में काफी डिटेल से मैंने बताया था। ठीक है, तो आरएनए जो होता है, देयर आर 4 बेसेस इन आरएनए। आरएनए जो होता है उसमें 4 बेस होता है, ये मैंने बताया था। उसमें कितने बेस होते हैं? 4 बेस आरएनए में होते हैं। जो पहला जो बेस होता है वो एडेनिन होता है, दूसरा जो होता है गुआनिन होता है, तीसरा जो होता है वो साइटोसिन होता है, चौथा जो होता है वो यूरासिल होता है। तो पहला जो है वो कौन सा है? गुआनिन। दूसरा जो है वो कौन सा है? वो साइटोसिन हो गया।
तीसरा जो नाइट्रोजिनस बेस होता है इसमें, नाइट्रोजिनस बेसेस हो सब जो है वो नाइट्रोजिनस बेसेस ही हैं, ठीक है। तीसरा जो इसमें होता है वो साइटोसिन दूसरा हो गया, गुआनिन पहला हो गया। तीसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है एडेनिन, एडेनिन। और चौथा जो बेस है वो यूरासिल है, यूरासिल। ये 4 बेसेस हैं जो आरएनए में पाए जाते हैं। अब ये जो यूरासिल है ना, ये 3 बेसेस तो समान आपको मिल जाएगा डीएनए में भी। ये डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, डाइन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों में ये मिलता है। लेकिन ये जो यूरासिल है ना, वो केवल और केवल आरएनए में ही मिलता है। यही चीज जब आपको डीएनए में चाहिए तो डीएनए में जो रिप्लेस होता है वो थाइमीन से रिप्लेस हो जाता है। वो जो डीएनए में है वो थाइमीन से जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो यूरासिल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में यूरासिल की जगह क्या होता है, थाइमीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में सारी चीजें आपको आ रही होंगी। मैं डिटेल से इस कारण से बता रहा हूँ कि हम यहाँ आंसर की तो देखने बैठे ही हैं, आंसर की के साथ साथ आपको क्या क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आगे जाके रिपीट होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई भी एग्जामिनेशन है वहां पे 60 to 70% जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसिड से पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। तो टमाटर में पाया जाने वाला जो अम्ल है, टोमेटो में जो एसिड पाया जाता है वो एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो यह जो है वो गलत है, क्योंकि टमाटर में फॉर्मिक एसिड नहीं पाया जाता है। टमाटर में यदि पाया जाएगा तो वो सिट्रिक और ऑक्जेलिक दोनों पाया जाता है। यहाँ पे सिट्रिक एंड ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो टमाटर में सिट्रिक और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ये जो फॉर्मिक एसिड आपको मिल रहा है ना, ये चींटी के डंग में होता है। जो चींटी है, एंट का जो डंक होता है उसमें वो देखने को आपको मिलता है। स्टिंग्स बोलते हैं एंट के डंक को। तो एंट का जो स्टिंग होता है वहां पे जो फॉर्मिक एसिड मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी जो अंगूर है एक सिट्रस फ्रूट है तो वहां पे टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। संतरे जो सिट्रस फ्रूट है तो वहां पे साइट्रिक अम्ल मिलता है। और बासी मक्खन है, मक्खन में आप जानते हो ब्यूटेरिक अम्ल ही मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एरोमेटिक कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यौगिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसके लिए कई सारे जो है वो कंडीशंस होने चाहिए, तभी वो एरोमेटिक जो है वो कहलाता है। देखिए, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं इसके कई सारे कंडीशंस होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे जो है वो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 4-5 कंडीशंस हकल के लॉ के अनुसार होना चाहिए। हकल के लॉ के अनुसार यदि वो फॉलो करता है तो वो जो है वो कहलाएगा। जैसे एरोमेटिक का सीधा सा मतलब होता है, एरोमेटिक मतलब सुगंध होता है। एरोमेटिक का मतलब जो है वो सुगंध होता है। तो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड यदि कोई होगा तो उसके कंडीशंस होते हैं हकल के अनुसार। पहला उसका कंडीशन होता है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। पहला तो होना चाहिए कि एक ही प्लेन में वो हो, एक ही प्लेन में हो और प्लेन के साथ प्लेनर साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक तो आपको ये 3 मिल ही रहा है, ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिक तो आपको मिल गया। ठीक है, साइक्लिक आपको मिल गया, साइक्लिक तो मिल गया, तो यहाँ से साइक्लिक हो गया। अब दूसरा जो आपसे पूछा जा रहा होना चाहिए, इसमें इसमें 4n+2 पाई बाउंड होना चाहिए। इसमें जो बाउंड अवेलेबल होना चाहिए, इसका जो बाउंड होता है वो बाउंड जो होना चाहिए वो 4n+2 पाई जो है वो इलेक्ट्रिक बाउंड होना चाहिए। मतलब 4n+2 पाई बाउंड होना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई बाउंड इसमें होना चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो इसी सूत्र से निकाल ली जाती है। इस यौगिक में आमतौर से आपको सुगंध देखने को मिलता है और इसका जो है वो वैज्ञानिक परिभाषा जो है वो उसके गंध पर निर्भर नहीं करती है। जलाने पर ये धातु वाली ज्वाला देती है और रासायनिक क्रियाओं में ये स्थित रहता है। ठीक है, तीसरा जो इसका काम है कि जलाने पर ये जो है वो होना चाहिए, गंध देना चाहिए, ये बात आपको पता है। तो पहला तो चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा इसका एक ही समतल में होना चाहिए, एक ही पिलर में होना चाहिए। ये जो है वो सुयुग्मित होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ इसमें 2n+2 पाई बॉन्ड इसमें होना चाहिए। ये सब चीजें यदि होगा तभी जाके वो जो है वो कहलाएगा कि वो एरोमेटिक सॉल्यूशन है। और ये किस लॉ के अनुसार चलता है, तो हकल का लॉ जो है वो फॉलो करना चाहिए। हैकेल लॉ जो है वो फॉलो करना चाहिए। इनका नियम यही होता है, 4n+2 पाई, नॉट 2, 4n+2 पाई। 2 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे बेंजीन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बेंजीन जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है, C6H6। C6H6 बेंजीन सबसे अच्छा उदाहरण है और बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है, कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। समझ में आया। अब ये जो बेंजीन हो गया, तो बेंजीन में आपको पाई बॉन्ड कितना मिलता है, तो बेंजीन में आपको 6 पाई बॉन्ड मिल जाता है। 6 पाई बॉन्ड आपको मिलता है। तो 4n+2 यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 6 पाई बॉन्ड है जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिलता है। तो दैट्स व्हाई बेंजीन जो है वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण देखने को मिलता है। इसके उदाहरण में बात करें तो सबसे पहला C6H6 आपको बेंजीन याद रखना है। दूसरा जो है वो आप याद रख सकते हो नेपथलीन, नेपथलीन, नेपथलीन दूसरा याद रखो। तीसरा जो बेंजीन का याद रखना है, फ्यूरान याद रखो।
फ्यूरॉन याद रखो। चौथा जो याद रखना है वो याद रखना है पाइरिडीन। पाइरिडीन। तो ये सारा जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कार्बनिक कंपाउंड है, और इसमें जो है वो आपको 4n+2 पाई बॉन्ड मिल जाएगा, एक ही समतल में मिल जाएगा, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, और जो हक्कल का रूल है वो भी ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। उसके साथ साथ फिनॉल भी इसी में आता है, इसमें आपको फिनॉल मिल जाएगा, टोलिन मिल जाएगा, ये सारा आपको यहीं पे रखना है। तो फिनॉल भी इसी में आता है और टोलिन भी यहीं पे आता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि इसका प्रश्न पूछा जाता है आगे तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि जब CO2 को चूने जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो फिर से वह जो है वो कलरलेस हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? CO2 when passed in excess in lime water turns colorless again because of, तो ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसके कारण ये होता है। जब हम स्टार्टिंग में CO2 जो है वो आग घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको दूधिया बना देता है, दूधिया कलर है इसमें बनता है। प्रारंभ में जब इनिशियली CO2 फॉर्म क्या करता है CO2, तो CO2 इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बाइड जो बनाता है जिसका कलर जो है वो मिल्की होता है। पहले जो है वो CO2 क्या करता है कि आग घुलनशील बिना घुलने वाला जो है वो दूधिया बनाता है, दूधिया कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। लेकिन बाद में जब एक्सेस मात्रा में और ज्यादा कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बढ़ा देते हैं तो आगे जो है वो घुलनशील सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बना देता है, और इस कारण से चूंकि ये सॉल्युबल होता है तो फिर से ये घोल जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का संचालक है? आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें तांबे का तार तो आपको पता ही है, उसके साथ साथ ही लिथियम क्लोराइड का पिघला हुआ जो सॉल्यूशन है वो भी बनता है, तो ए और बी यहां से आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, कॉपर वायर और इसके साथ साथ पिघला हुआ LiCl लिथियम क्लोराइड जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि खून के जमने के लिए कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक होता है? तो बायो का जो मतलब कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड, तो इसमें जो ब्लड होता है वो जमता है। अब इस ब्लड के जमने का रीजन क्या होता है? तो ब्लड के जमने का रीजन प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड के जमने का रीजन जो है वो विटामिन के होता है। ब्लड के जमने का जो रीजन होता है वो कैल्शियम होता है। ठीक है, ब्लड के जमने का जो रीजन होता है कैल्शियम होता है। उसके साथ साथ ही जो ब्लड के जमने का रीजन जो है वो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो है वो ब्लड के जमने का ही रीजन है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपसे यहां से पूछा गया है कैल्शियम आयन वाला Ca+2 का आयन होता है, यही जो है वो ब्लड को क्लॉट करवाता है, तो Ca सीधा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही बन जाएगा। बाकी आगे के एग्जामिनेशन में आपको प्लाज्मा पूछा जा सकता है, थ्रोम्बिन पूछा जा सकता है, विटामिन के पूछा जा सकता है, जो है वो थाइमीन पूछा जा सकता है, थाइमीन भी इसी में आता है, थाइमीन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सारा आपको ध्यान में रखना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे याद रखना होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में वो काम करता है, वो फैक्टर 9। फैक्टर 9 डिटेल में मत जाइए, सीधा याद रखिए कि फैक्टर 9 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फैक्टर 9 जो है जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा बर्थ से होता है, ब्रिटिश वैज्ञानिक बोल रहा हूँ, बाई बर्थ ये होता है। यदि कोई कोई व्यक्ति है जिसमें फैक्टर 9 नहीं रहता है तो ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, तो खून सारा निकल जाएगा तो वो मर जाएगा। तो फैक्टर 9 जो कि बर्थ से ही ऐसी बीमारियां होती है, ये हेल्प करता है किसमें? तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ये बात आपको याद याद रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखिए समय ज्यादा लगेगा लेकिन पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ब्लड क्लॉट आखिर होता कैसे है। तो देखिए कोई स्थान है आपके बॉडी का जहाँ पे जो है वो आपका बॉडी कट चुका है, अब वहां से जो है वो खून निकलना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही ब्लड निकलना वहां से स्टार्ट हुआ तो उस ब्लड में एक जो है वो थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है इस ब्लड में। ये जो थ्रोम्बोसाइट है वो एयर से जाके रिएक्शन करता है, हवा से जाके रिएक्शन करता है, और हवा से रिएक्शन करने के बाद ये ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, और ये जाके थ्रोम्बोसाइट बनाता है। ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो हवा से जाके थ्रोम्बोसाइट टूटता है और जाके कैल्शियम आयन से मिलकर थ्रोम्बिन जो है वो बनाता है। ये हवा से जाके टूट गया थ्रोम्बिन, और यहीं पे जाके ये कैल्शियम आयन जो है उससे मिलकर ये टूटता है, यही क्या बनाता है? तो थ्रोम्बिन, ये जो है वो थ्रोम्बिन बना दिया। अब ये थ्रोम्बिन आगे क्या करेगा? जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रोनोजिन जो है उससे वो रिएक्शन करता है। फाइब्रोनोजिन से ये रिएक्शन करेगा, किससे करेगा? तो ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रोनोजिन से, फाइब्रोनोजिन जो कि लीवर में बनता है, इससे ये रिएक्शन करता है, और इन दोनों को रिएक्शन के बाद ही आपको फाइब्रिन मिलता है। फाइब्रिन मिलता है और इसमें कई सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, और यही फाइबर जो है वो ब्लड को एकदम घेर लेता है। जैसे ऐसे आपको मिला ना, तो इसके ब्लड को आपको चारों तरफ से ऐसे घेर के एकदम बंद कर देगा, तो ब्लड क्लॉट यही करवाता है। कैसे हो गया ब्लड क्लॉट? अब इस ब्लड क्लॉट के बाद आपको बचा हुआ पार्ट भी मिलेगा। इस ब्लड क्लॉट के बाद कुछ जो बचा हुआ रह जाता है ना येलो कलर का,
उस बचे हुए पार्ट को सीरम कहा जाता है। ये भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सब जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए चीजें हैं जो मैंने बताया, वो सारा याद रख लो। एक याद रख लो कि यदि ब्लड सेल जो होता है, ब्लड सेल है, ये आपको पता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है, टिश्यू से मिलकर सेल बना होता है, ये पता है। तो ये ब्लड जो सेल्स होती हैं, इस ब्लड सेल्स को यदि हमको मेजर करना है, इसको नापना है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे? तो इसके लिए आता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर आपको ध्यान में रखना है। बाकी कभी और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन में सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपसे पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी यदि 9th वाली आपने पढ़ी होगी, सॉलिड सॉलिड बोल रहा हूँ, एसिड, बेस और सॉल्ट, तो वहां पे ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, वहां पे जितने भी दिए गए हैं। जिंक ऑक्साइड यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड यहाँ से आंसर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक कहने का मतलब कि वो वैसे यौगिक जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उनको जो है वो एम्फोटेरिक कहा जाता है। ठीक है, एम्फोटेरिक कहा जाता है। जैसे कि HCl से रिएक्ट कर लेगा ये, उसके बाद NaOH से रिएक्ट कर लेगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। इस तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहते हैं? कोई भी जो है उसमें जो हीट कंटेंट होता है, द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज, तो उसको इंथैल्पी कहते हैं। इंथैल्पी को ही हीट कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी इज द मेजर ऑफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में। तो याद रखना है H बराबर U प्लस PV। ठीक है, H बराबर U प्लस PV, तो इंथैल्पी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे चलकर हम इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, मुक्त एनर्जी क्या होता है, इन सब की हम चर्चा आगे कभी कर लेंगे। वॉशिंग सोडा है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडा है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और जो बेकिंग सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। जैसे यहाँ से सवाल पूछेगा आपसे कि इससे सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने जो है वो हाइड्रोजन के अणु है, जल के अणु है, तो 10 जल के अणु यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है कि सर्किल को यदि RICLE लिखा जाता है तो उसी प्रकार से स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सर्किल को देखिए कैसा जो है वो इसमें सिस्टम दिया जा रहा है। तो इसमें हाफ को आपसे जो है वो डिफरेंट कर दिया है, RIC। तो यहां से भी आप स्टार्ट करिए हाफ को। सबसे पहले तो U है, तो U के बाद क्या होगा? ABCDEFGH ऐसे करिएगा तो U के बाद क्या आएगा? तो U के बाद जो है वो वो जो U के बाद है वो क्या आएगा? तो रिप्लेस करते चले जाओ, और क्या, U आएगा सबसे पहले, उसके बाद Q आएगा, उसके बाद S आएगा, UQS और कहीं है UQS, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों जगह है, और ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद अगला जो है वो कैसे रिप्लेस होता है? CLE कैसे हो रहा है? तो ELC हो रहा है। CLE जो है वो ELC हो जा रहा है, तो E सबसे पहले आएगा। तो E और कहीं आता है? E और कहीं आता है? नहीं, तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल था। फिर से रीजनिंग का ही सवाल 58वां नंबर है कि 3, 7, 15, 31, 63 है। तो 3 जो है उसको कैसे करोगे? तो 3 में आप जो है ये जो 3 आपको दिख रहा है, तो इसमें नंबर में 2 से गुना करके 1 जोड़ दो, तो 3 दूना 6 और प्लस 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 30 दूनी 60, 31 दूनी 62, 62 1 63। अब 63 दूनी आपको करना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 एक ही में यूनिट डिजिट देखने को मिल रहा है, 127। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। दया का एक भाई अनिल है। दया का एक भाई जो है वो अनिल है। दया जो है वो दया का एक भाई अनिल है, और दया की जो है वो कोई बेटी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा जा रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन को एग्जैक्ट इंग्लिश में देख लेता हूँ। 59 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो देखिए इंग्लिश में ही देख लीजिए। दया है, उसका एक ब्रदर है जिसका अनिल नाम है। दया है, उसका एक भाई है जिसका अनिल नाम है, तो ये सेम जनरेशन में होगा। दया इज द सन ऑफ चंद्रा। दया जो है वो किसका सन है? वो चंद्रा का है। तो दोनों का जो है पिता वो चंद्रा हो गया, पिता या माता कुछ भी हो सकती है। बीना इज द चंद्राज फादर। चंद्रा के जो फादर हैं उनका नाम बीनल है, तो एक और ऊपर चले जाएगा, ऊपर को ऐसे मैं कह रहा हूँ चंद्रा, इसका जो है वो बीनल शायद लिखा हुआ है, हिंदी देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, बिमल। बिमल जो है वो चंद्रा का पिता है, तो यहीं पे आप कर लो, ये चंद्रा हो जाएगा, और चंद्रा से ऊपर जो है वो बिमल हो जाएगा। तो रिश्ते में अनिल जो है वो बिमल से कैसे संबंधित है? आपसे किसको पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि ये जो अनिल है वो बिमल से कैसे संबंधित है। तो बिमल का ये पोता हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड सन जो है वो हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ग्रैंड सन इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो सीटिंग ब्लड रिलेशन सही है, कोड वाइज है। आपसे पूछ रहा है कि एक कोड दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि ए जो है वो बी की पुत्री कौन से ऑप्शन में होगा। तो ऐसे ऑप्शन में आप जो है वो ऑप्शन डी से चेक करना स्टार्ट करिएगा तो ज्यादा आसान होता है। ऑप्शन डी नहीं आए तो सीधा ए पे पहुंच जाइए। तो ऐसे करके चेक करना, बाकी इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है चेक करना ही। तो पहला है कि ए भागा डी, तो ए भागा डी का मतलब क्या होगा? तो पी भागा क्यू का मतलब है कि पी जो है वो क्यू की बहन है। तो ए जो है
वो डी की बहन है। ए जो है वो डी की बहन है। उसके बाद डी गुना बी का अर्थ हो गया कि डी जो है वो बी का पुत्र है। डी जो है डी जो है वो क्यू का पुत्र है, मतलब डी जो है वो बी का पुत्र है। बी का पुत्र है तो ए जो है वो बी की पुत्री कहलाएगी। ए जो है वो बी की पुत्री कहलाएगी, तो हाँ ये पुत्री कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन गया। आसान सा सवाल है। 61वां नंबर का जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो सिटिंग अरेंजमेंट है। 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, इन दोनों को पंक्तियों में बैठाया गया है। एफ और 2 पंक्तियों में इनको बैठाया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं। ऐसे ऐसे करके जो है वो 3-3 व्यक्तियों को बैठाया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई जो है वो कहीं पे अंत में नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि डी जो है वो एफ के बाएं और दूसरा है। डी जो है वो एफ के इधर से ये फेस कर रहा है, ठीक है, फेसिंग ऐसा ही है। तो डी जो है वो एफ के बाएं दूसरा है। तो ये यदि हम एफ रखें तो एफ के बाएं दूसरा होगा, तो पहला ये, दूसरा एफ के बाएं दूसरा डी हो जाएगा। उसके बाद ई का पड़ोसी सी डी के तिरछे विपरीत बैठा हुआ है। ई का पड़ोसी जो सी है वो डी के तिरछे विपरीत, तो डी के तिरछा यहाँ पे होगा, तो ई का पड़ोसी सी है जो कि डी के तिरछे विपरीत बैठा हुआ है, तो ये ई का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, तो एक कौन सा बता, तो ए बचा। अब आपसे पूछ रहा है कि बी के सामने कौन है, तो बी के सामने कौन है, तो बी के सामने ई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन गया। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन से पूछा जा रहा है। लोकेश जो है वो अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। यहाँ लोकेश का यदि घर है तो यहाँ से वो 15 किलोमीटर गया। वह फिर जो है वो पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम की ओर वो मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहाँ से वो फिर से दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है, वो 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से जो है वो 10 किलोमीटर हो गया और ये भी 10 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वह पूरब की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ के बाद यहाँ पहुंच गया था। यहाँ से वो पूरब की ओर मुड़ता है, मतलब अपने जो है वो दाईं ओर मुड़ता है। अपने पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब इधर होगा, इधर मुड़ेगा। तो इधर इधर मुड़ा तो इधर 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे वो पहुंच चुका है। ठीक है, 10 किलोमीटर। वह अपने घर से किस दिशा में है, तो वह अपने घर से, ये उसका होम है, होम से किधर है, नॉर्थ में है। तो नॉर्थ कहाँ है, उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि श्रृंखलाओं के आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम हो जाती है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करता है। तो छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम हो जाए, ये आपको देखना है। तो आप जब देखिएगा तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी नंबर बन जाएगा, जी पी डब्ल्यू बी ई। आसान सा सवाल है। उनके छोड़े गए अक्षरों की संख्या जो है वो 2 से कम रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 2 से कम रहेगी। आसान से आप कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर आना चाहिए। तो 5 के बाद 1 बन जाएगा, तो 5 1 का रेशियो बना। उसके बाद 7 3 का बनेगा, ऑड के बाद ऑड होना चाहिए। उसके बाद 3 9 का बनेगा, 3 9 का बनेगा। उस 3 9 के बाद बनने के बाद 3 9 के बाद 5 7 का बनेगा, 5 7 का बनेगा। 5 7 के बाद 3 1 का बनेगा, 3 1 का बनेगा। 3 1 के बाद 1 5 का बनेगा। उसके बाद कोई भी आपको नहीं मिलेगा कि ऑड के बाद जो है वो ये है। तो ऐसा कुल जो है वो 6 जोड़े बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। आपको दिया जा रहा है कि कौन सा इसमें से यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप जो है वो कुछ भी लगाइए, आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो हम जो है वो पहले 6 5 30, 30 चौके 120, 120 में 10 से यदि हम 5 गुना 6 गुना 4 जो है वो, उसके बाद 10 से हम डिवाइड करते हैं। तो 6 5 30, 30 चौके 120, 120 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। 6 5 30, 30 सते 210, 210 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 121 आ गया। तो 8 चौक 10 चौके 40, 40 अट्ठे 320, 320 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। 66वां नंबर का सवाल है कि जो आपको चेंजेस करने हैं, गुना जो है वो जोड़ को दर्शाता है। तो 20 जोड़ 8, भागा जो है वो घटाव को दर्शाता है, तो घटाव हो गया। उसके बाद जो है वो जोड़ जो है वो गुना को दर्शाता है, लेकिन हमारे पास पहले घटाव है। और घटाव जो है वो भाग को दर्शाता है, तो घटाव है वो भाग को दर्शाता है। भाग जैसे ही होना, तो ऐसे कभी मत लिखिए, उसको सीधा नीचे उतार दीजिए। अब जोड़ जो है वो गुना को दर्शाता है, तो जोड़ जो है वो गुना को दर्शाएगा, तो गुना 2। अब बोर्ड मास का रूल लगाइए और फॉलो करिए। तो सबसे पहले तो आपको भाग देना होगा, सबसे पहले आपको भाग देना होगा। अब उस बोर्ड मास के रूल पे ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, तब जाके मल्टीप्लाई, तब जाके ऐड, तब जाके सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मास का रूल पता है। तो इसमें ना तो ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो डिवीजन हम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से जब हटाओगे 8 4 को, तो ये 2 बच जाएगा। उसके बाद गुना जब करना है तो 2 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 बच जाएगा। अब चाहे तो जोड़ दो चाहे घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा आंसर यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के, करंट अफेयर का सवाल अब आ गया है, चालू वर्ष में किस भारतीय राज्य के एक उद्यमी ने, जो है वो एंटरप्रेन्योर ने 56 56 नील 56वीं लाभ स्मृति चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए
मोदी मेमेंटो संग्रहालय को स्थापित किया है? इन करंट ईयर एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट एस्टैब्लिश द मोदी मेमेंटो म्यूजियम? तो गुजरात का है मोदी मेमेंटो म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। ठीक है, गिफ्ट सिटी है वो गुजरात में ही बन रही है। ठीक है, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में ही बन रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मोडेरा जो है वहां पे। मई 2024 में किस भारतीय राज्य ने अपना अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक मेजबानी की है? विच इंडियन स्टेट होस्टेड इट्स इंटरनेशनल बायर सेलर मीट इन मई 2025? तो ये मीट है वो बिहार में एस्टेब्लिश हुआ था, बिहार राज्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2024-25 में प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा प्रसंस्करण उद्यम जो है वो औपचारिकरण, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, वो जो है वो स्कीम 2024-25 में है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो बिहार हो जाएगा। बिहार जो शीर्ष स्थान पर रहा है। ये न्यूज जो है वो 2025 का है, जहां पे जो पीएम एफएमई स्कीम है उसमें बिहार सरकार जो है वो अचीव किया है, ये जो है वो प्रोसेस। बिहार के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि बिहार में 10,296 एप्लीकेंट है वो रिसीव हुआ था, और जो लोन हमने प्रोवाइड किया था 6589 यूनिट्स, इतना हमने लोन जो है वो प्रोवाइड किया था, जो लगभग जो 63% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल रहा है। तो इस कारण से बिहार इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है, नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर वाइस चांसलर जो होते हैं वो बनाए गए हैं मिस्टर सचिन चतुर्वेदी को। मिस्टर सचिन चतुर्वेदी जो है वो कुलपति जो वाइस चांसलर है वो बनाया गया है। तो आपसे पूछा रहा है कि वाइस चांसलर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वाइस चांसलर जो है वो एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है। तो ये जो अर्थशास्त्री है, ये बात याद रखना है, विकास अर्थशास्त्री डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, उससे ये संबंधित है। यदि ज्यादा डिटेल आपसे कर दिया जाए तब आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड हीट वेव, उसके बाद सन स्ट्रोक एंड सनबर्न, इन सबको राज्य जो है वो असामान्य आपदा घोषित कर दिया है। इसको जो है वो असामान्य आपदा जो है वो घोषित किया है, स्पेसिफिक डिजास्टर जो है वो घोषित किया है। तो कौन से स्टेट ने किया है? तो ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट है, उसने इसको जो है वो कहा है। और यदि इससे जो है वो किसी फैमिली को मृत्यु होती है तो लगभग 4 लाख के आसपास आपको जो है वो ग्रांट आपको मिलेगा। स्टेट डिजास्टर जो रिस्पॉन्स फंड होता है वहां पे पहले ये जो है वो 50,000 मिलता था आपदा बंधु स्कीम के तहत। कई सारे ऐसे भी स्टेट हैं जिन्होंने पहले भी इसको कर दिया था, जैसे राजस्थान, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन्होंने इससे पहले भी कर रखा है। लेकिन हमें रिसेंट पूछ रहा है मई में, रिसेंट नहीं पूछ रहा है। तो बात आपको ध्यान रखना है। 2025 में किस वित्तीय संस्थान ने अपनी स्थापना का जो है वो 90 वर्ष पूरा किया? 9 3 12 के 2 हाथ में रहा 1। 2025 आ गया ना, तो 1935 में क्या स्टैब्लिश हुआ था? तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। तो ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में 1934 के एक्ट के तहत। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। हर चीजें मैं यहीं पे चलता नहीं रहूंगा। 73वां नंबर का सवाल है कि 28 मार्च 2025 को एक भूकंप आया म्यांमार में, तो इसमें म्यांमार को सहायता प्रदान करना था। तो इसके लिए भारत सरकार जो है उसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ऑपरेशन से बहुत ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ब्रह्मा ऑपरेशन है वो इसके लिए चलाया गया था। ब्रह्मा ऑपरेशन जो है वो इसके लिए चलाया गया था म्यांमार में। ठीक है, ब्रह्मा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। कई सारे ऑपरेशन हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जिनको आपको याद रखना है, जो रिसेंट में हुए हैं। जैसे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऑपरेशन कालनेमी स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी है जो यूके गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया, उत्तराखंड जो सरकार है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में जो भी संत और धार्मिक जो लोग हैं, उसको वेशभूषा धारण करके यदि आप लोगों को ठगते हो तो उसके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन शिवा जो है वो जारी किया गया है। ऑपरेशन शिवा जो है वो किया गया है भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा के लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो है वो ये ऑपरेशन चालू किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, बीपीएससी में ये बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना है। मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है वो जारी किया गया है यूएसए के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों को जो है वो तबाह करने के लिए। ईरान का जो परमाणु ठिकाना है, एटॉमिक जो स्टेशन है, उसको तबाह करने के लिए यूएसओ के द्वारा, बाय यूएसए, यूएसए के द्वारा मिडनाइट हंटर जो है वो जारी किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये भारत सरकार के द्वारा जो इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था, तो उसमें भारतीय नागरिकों को निकालना था इजराइल से, तो उसी के लिए जो है वो इजराइल और ईरान युद्ध में, इजराइल एंड ईरान जो वार हो रहा था उसमें ईरान और इजराइल से लोगों को निकालना था, भारतीयों को एयरलिफ्ट करना था, उसके लिए ऑपरेशन सिंधु जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन टू प्रिमिस 3, ऑपरेशन टू प्रिमिस 3 है, यह जो है वो ईरान ने इजराइल के खिलाफ चलाया था।
इसमें बहुत सारा मिसाइल है वो चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑपरेशन राइजिंग लायन है, जिसमें इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया बड़े पैमाने का जवाब दिया गया था। तो 2 प्राइम जो है वो ईरान के द्वारा इजराइल पे, और राइजिंग लायन जो है वो इजराइल के द्वारा ईरान पे। उसके बाद स्पाइडर वेव जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर जब हमला किया था तो उसको बोला गया था स्पाइडर वेव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल पूछे जाएंगे। ऑपरेशन सील्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी सीमा जो है वो वहां पे जो सटे हुए राज्य हैं वहां पे नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये मॉक ड्रिल जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये बिहार के कितने जिले में स्टार्ट किया गया था, डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, ये पूछा गया है। अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन किलर अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया जम्मू कश्मीर में, जो सेपिया जिला है वहां पे लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हैं उनको खत्म करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था तो पाक आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है वो चला था। ऑपरेशन चक्र जो है वो 5 वो सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के लिए ऑपरेशन चक्र 5 जो है वो स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो स्टार्ट किया गया है, इसके तहत म्यांमार में जो भूकंप पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो स्टार्ट किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो बांग्लादेश के द्वारा देश में अस्थिर करने की जो कोशिश की जा रही थी भारत को, तो उसको खत्म करने के लिए डेविल हंट जो है वो स्टार्ट किया गया है। बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, तो ये बांग्लादेश के कंट्री का है। उसके बाद ऑपरेशन सद्भाव जो है वो टाइफून यागी से प्रभावित लोग जो थे म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, उसके लिए ऑपरेशन सद्भावना जो है वो लॉन्च किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन कनविस्क जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो उत्पीड़ित तथा धर्म परिवर्तन कर रहे जो महिलाएं हैं उनमें संलिप्त जो अपराध होता है उसमें उसके लिए ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन जो है वो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी जो स्कैंडल है, सिंडिकेट्स है, उसको लेकर ऑपरेशन राइजिंग सन स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन बॉबी बकेट जो है वो वायुसेना द्वारा नैनीताल में जब जंगल में आग लगा था तो उसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। बाकी कई सारे ऑपरेशन है, तो इन सब की चर्चा हम आगे आने वाले में करेंगे, और जितना भी मैंने बताया वो याद रखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि किस देश ने 22 से 28 मार्च 2025 को तीसरे मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल जो है, जो सेंट्रल एशिया यूथ डेलीग्रेशन जो है वो थर्ड हुआ 22 से 28 मार्च 2025 को, इसको मेजबानी किसने किया, इसको होस्ट किसने किया, तो भारत इसने इसका होस्ट जो है वो किया गया था भारत के द्वारा। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने मार्च माह में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का प्रतिनिधित्व कहां किया, तो स्पेन में किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर है। स्पीडी यदि आप पढ़ते हो तो आप करंट अफेयर आसानी से डील कर पाओगे, इसलिए आप स्पीडी पे एकदम भरोसा करके पढ़ लो बीपीएससी के लिए भी। भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक हुई। फोर्थ मीटिंग ऑन द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान टुक प्लेस इन विच सिटी, तो यह भी स्पीडी में एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बनेगा। उसके बाद भगवान महावीर का जन्म के स्थान पर 9 मई 2025 को मनाए गए नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन जो है वो किसने किया था, नवकार महामंत्र दिवस। तो नवकार महामंत्र दिवस है जो इनोग्रेटेड किसके द्वारा किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा। 78 का सवाल है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री ने, मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने फिट इंडिया आइकॉन जो है वो घोषित किया है, तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन जो है वो बनाया गया है। तो बॉलीवुड एक्टर कौन है जिसको फिट इंडिया आइकॉन, तो आयुष्मान खुराना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हु वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2015, हैदराबाद में ये आयोजित किया गया था, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 72वां संस्करण था मिस वर्ल्ड 2025 का। इसको जो है वो ओपल सुचाता चुआंगश्री को मिला, ओपल सुचाता चुआंगश्री है, इसको ये अवार्ड जो है वो मिला। ये जो है वो अवार्ड 72वां एडिशन का मिला था, सेंट्रल जो है वो हैदराबाद में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हैदराबाद जो तेलंगाना है वहां पे 31 मई 2025 को जो है वो उनको ये जो है वो कहा गया था। और 23 वाला जो है वो क्रिस्टोना पृष्ठ जोक है 23 वाला, तो वो नहीं पूछेगा। 24 वाला जो हमें 25 वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो बिहार में हुआ था, उसमें बिहार ने कितना पदक जीता था, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसमें बिहार ने 28 पदक जीता था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बीपीएससी या फिर एएसओ का जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें डेट्स आपसे पूछी जाएगी कि कब से कब तक हुआ था, तो 4 से लेकर 15 मई तक ये हुआ था। डेट एकदम याद रखना है, कंफर्म 4 से 15 मई तक ये हुआ था। ये जो है दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा संस्करण ये था, तो ये 7th एडिशन था, 7th एडिशन ये था, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो बिहार के ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और पांचों डिस्ट्रिक्ट के आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा। पहला जो डिस्ट्रिक्ट था वो पटना था, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट इसमें था वो राजगिरी, तीसरा जो था वो गया था, जिसको गया जी बोलते हैं, और चौथा जो था वो बेगूसराय था, तो और पांचवा जो था वो भागलपुर था। अब इसके अलावा 3 और स्पोर्ट्स थे जिसका स्टेडियम बिहार में चूंकि है नहीं, तो इस कारण से इनको दिल्ली में करवाया गया था, तो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, उसके बाद जिम्नास्टिक एंड देन शूटिंग, ये तीनों जो है वो दिल्ली में करवाया गया था। इस जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका जो है वो मैस्कोट क्या था, तो इसका शुभंकर जिसको बोलते हैं वो गज सिम्हा था। गज सिम्हा, पाल वंश के जो चिन्ह होता है वो सिंह और गज दोनों होता है, तो वहीं से गज सिम्हा जो है वो लाया गया था।
ये जो 12 दिवसीय खेलों का आयोजन हुआ था, इसमें 27 खेल करवाए गए थे। तो चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा कितने स्पोर्ट्स हुए, तो 27 स्पोर्ट्स इसमें करवाए गए थे, जिसमें लगभग 285 स्वर्ण पदक जो है वो प्रदान किया गया था। सबसे पहला इसमें पोजीशन किसका रहा, तो पहला पोजीशन इसमें महाराष्ट्र का रहा। महाराष्ट्र इसमें पहला पोजीशन पे रहा। तो पांचवा सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, पांचवा पोजीशन महाराष्ट्र का रहा। पांचवा सवाल महाराष्ट्र का हाईएस्ट पोजीशन इसमें रहा। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि दूसरा पोजीशन पे कौन सा रहा, तो दूसरे पोजीशन पे हरियाणा रहा। हरियाणा जो है वो दूसरे पोजीशन पे रहा। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं यहाँ से पूछा जा सकता है क्रम में। उसके बाद यदि तीसरा भी पूछ लिया जाए तो याद रख लो राजस्थान है तीसरा। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान इसके क्रम हो जाएंगे। छठा सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, छठा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार ने, जो यहाँ पूछा गया है, बिहार ने कितने पदक जीते, तो बिहार ने 38 टोटल पदक जीता। और बिहार का 38 पदक जो जीता, इसके साथ इसका पोजीशन कौन सा रहा, कौन सा स्थान रहा, तो इनका स्थान जो है वो 15वां रहा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितना जो है वो गोल्ड मेडल रहा, गोल्ड मेडल जो है वो कितना रहा, तो इसमें आपको गोल्ड मेडल जो है वो 7 गोल्ड रहा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 7 गोल्ड रहा। ऐसा भी यदि ये पूछ लिया जाए कि ये 7वां खेल है, तो छठा जो यूथ इंडिया खेल हुआ था, उस खेल में भारत का रैंक कितना था, तो उसमें 21वां रैंक था। तो अच्छा पोजीशन इंप्रूवमेंट भारत ने किया है, 21 से 15 नंबर पे आ गए हैं। तो ये भी बीपीएससी में लेकिन पूछा जाएगा, एसओ में इतना टफ नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कौन कौन से स्पोर्ट्स है, वहां पे गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया सातों के सातों। तो थांगटा एक होता है, थांगटा होता है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है। तो इस थांगटा में, मणिपुर या पंजाब, थांगटा, थांगटा मणिपुर का ही है, मेरे हिसाब से मणिपुर का ही है, बाकी आप देख लीजिएगा। यदि गलत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से मणिपुर ही लग रहा है। तो थांगटा है, इसमें 2 गोल्ड भारत को मिला। 2 गोल्ड प्रिया प्रेरणा और महिका कुमारी के द्वारा। नाम भी याद रखना है, आप देख लीजिएगा अपनी किताबों में। प्रिय प्रेरणा और महिका जो कुमारी है, इनके द्वारा 2 गोल्ड मिला। उसके बाद रग्बी जो है, रग्बी में भी बिहार को 2 गोल्ड मिला। उसके बाद एथलेटिक्स में बिहार को 2 गोल्ड मिला। एथलेटिक्स में भी 2 गोल्ड बिहार को मिला। कौन, तो खुशी यादव और अलका सिंह जो है, इनके द्वारा जो जीता गया। खुशी यादव जो है वो स्टीपल चेज में जीती है, और अलका सिंह जो है वो शॉर्टपुट में जीती है। खुशी यादव यानी अलका सिंह, आपको याद रखना है, शॉर्टपुट एंड शॉर्टपुट है वो अलका सिंह है, और खुशी यादव स्टीपल चेज है। उसके बाद सेपर टेकरा, सेपक टकराव जो है वो, उसमें 1 गोल्ड भारत को मिला है। वो सेपक टकराव में 1 गोल्ड मिला है, जो कि भारत का, बिहार का जो बॉय टीम है उनके द्वारा जीता गया था। तो ये 7 पूरा गोल्ड हो गया। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि इस जो खेल है, इसका इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, तो ये पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट जो है वो किया गया था। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा इनोग्रेट हुआ था, वर्चुअली किया गया था। ठीक है, वर्चुअली इसको पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। जो ये कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे मैंने बताया, प्रिया प्रेरणा, महिका कुमारी, खुशी यादव, अलका सिंह, इन सबका आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और कौन सा खेल जो है वो खेलती है। ये सब देख लीजिएगा। और नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे जो है वो अपडेट भी कर दूंगा, और आपने कोई भी मैगजीन ली होगी ना बिहार की, तो वहां ये सब आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, अब हम 81वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 81वां नंबर का सवाल है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मिनिस्ट्री है, उसने एआई कैरियर लॉन्च किया है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए एआई कैरियर जो है वो लॉन्च किया है। तो वो किस कंपनी के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके द्वारा मिलकर ये जो लॉन्च है वो किया गया है। विकसित भारत 2047 जो है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विकसित भारत 2047? इसका मतलब होता है कि भारत उस समय डेवलप्ड हो जाएगा, तो डेवलप्ड इंडिया इसका होगा। विकसित भारत, विकसित भारत, नॉट विकासशील, विकसित भारत। नेक्स्ट जो सवाल आपसे कथन और निष्कर्ष से पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका 100% वित्त पोषण जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो पीएम किसान सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर का जो भी स्कीम होता है उसमें 100% पैसा जो है वो भारत सरकार ही देती है। और वहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक स्कीम होता है, सेंट्रल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। इसमें जो है वो डिवाइड होता है, स्टेट एंड सेंटर के बीच पैसा डिवाइड होता है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम होती है, उसमें 100% पैसा जो है वो देना पड़ता है भारत सरकार को ही। तो ये तो सही है। दूसरा जो है कि इस योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को, ध्यान यही रखना है, सभी भूमि धारक किसान परिवारों को, जितने भी किसान परिवार हैं जो कि भूमि रखते हैं, उनको 3 समान किस्तों में 2000 का जो है वो 6000 रुपया सालाना मिलता है। ठीक है, तो ये क्या ये सही है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सभी भूमि धारकों को मिलता है। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, तो ये जो है वो निष्कर्ष मैं निकाला हूं कि सभी के लिए मिलता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है वो डेवलप नहीं किया गया है। ये जो स्कीम है, जो पीएम मोदी के द्वारा पीएम किसान जो है वो लॉन्च किया गया था, इसमें एलिजिबल जो ऑल जो लैंड होल्डर्स होते हैं सबको ये मिलता है। ऑल जो लैंड होल्डर्स होते हैं सबको ये मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। डीबीटी जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके द्वारा जो है वो मिला जाता है। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि लैंड होल्डर्स का लैंड का साइज कितना है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो ये सबको जो है वो हटा दिया गया। इस कारण से दोनों सही होगा, और स्पष्टीकरण तो नहीं करेगा। ठीक है, तो हाँ, कह सकते हो कि स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही बन जाएगा। ए और दोनों सही है, और दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहा है। योजना जो है वो स्टार्ट किया गया, और इसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन भी कर ही रहा है। ऐसा कर सकते हो, नहीं तो इनमें से कोई नहीं फिर आंसर हो जाएगा ना। तो यही होना चाहिए आंसर।
ठीक है। बाकी सभी भूमि धारकों को ही मिलता है, मैंने ये चेक किया है। ठीक है। सरकारी योजनाएं हैं, शुरुआत होने की तारीख है, आई डोंट थिंक कि इतना कोई याद कर पाता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो इन सरकारी योजनाओं में जो क्रम आपको याद रखना है, तो इसका जो ए का 4 बनेगा, प्रधानमंत्री जन योजना है, ये 28/8/2014 को स्टार्ट किया गया था, तो ए का 4 बनेगा। ए का 4 ऑप्शन नंबर बी में ही अवस्थित है, तो बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। सुकन्या समृद्धि जो है वो 3 बनेगा, 21/1/2025-15 को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है सी के लिए 2 बनेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 8/4/2015 को स्टार्ट हुआ था। जन धन योजना 5/4/2016 को स्टार्ट हुआ था। तो एक यदि आपको कोई याद रखते हो तो बन जाएगा, बाकी बहुत मुश्किल है ऐसे सवालों को हैंडल करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब आर्थिक विकास में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में जो थर्ड सेक्टर होगा उसका हिस्सा क्या होगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे-जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको होता है, 3 सेक्टर में डिवाइड होता है। पहला जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, दूसरा जो है वो इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर होता है और तीसरा जो सेक्टर होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। तो जैसे-जैसे आप डेवलप्ड होते चले जाएँगे, वैसे-वैसे इसका जो है वो इस तरह से रेशियो बढ़ता चला जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस सेक्टर का होगा, तो सर्विस सेक्टर के जो तृतीय क्षेत्र होता है, इसके जो है वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अभी भी आप देखते हो भारत के कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन-सा भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं है? Which of the following is not compose the current account in the balance of payment? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इससे संबंधित नहीं है। बाकी वस्तुओं के निर्यात, वस्तुओं का आयात, सेवाओं के आयात एवं निर्यात, ये सब भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एफडीआई जो है वो नहीं आता है। एफडीआई जो है वो 2 पार्टों में बढ़ता है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रामीण ऋण को संस्थागत स्रोत नहीं है? घरेलू बैंक जो आप साहूकार जानते हो, तो साहूकार इसमें नहीं होगा। बाकी प्राथमिक कृषि बैंक जो होगा, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक होगा, जो आरआरबी होती है, रीजनल रेगुलर बैंक जो होता है, ये भी होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन की बात करते हैं कि नई औद्योगिक नीति जो 1991 में लगा था, इसका जो कुछ प्रावधान है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। तो पहला बोला रहा है कि कुछ उद्योगों को छोड़कर बाकी जो उद्योग थे उन सबसे लाइसेंस जो है वो हटा दिया गया था। तो द इंडस्ट्रियल लाइसेंस हैड बीन अबॉलिश्ड फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये तो सही है और यही इसका मुख्य प्रस्ताव भी है। तकनीकी जानकारी पर यातायात प्रतिबंध ऐसा नहीं था, इस पर भी और ये भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नहीं बनेगा इस प्रकार का सवाल किसी से। तो 2000 से 2024 के बीच शुल्क योग वस्तुओं पर औसत प्रशुल्क दर में कमी कितनी आई है? इंडिया डिक्रीजेस द एवरेज टैरिफ रेट ऑन ड्यूटेबल आइटम्स बिटवीन 2000 से 2024। तो इसके बीच में जो ड्यूटीज लगती थी, जो टैरिफ लगती थी, उस एवरेज टैरिफ में कितना इंडिया जो है वो डिक्रीज किया है? तो पहले 48.9% लगता था, अब जो है वो 17.3% ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी। बजट का जब भाषण सुनिएगा ना, तब वहां से ये सब क्वेश्चन बनते हैं, बाकी कौन सुनने जाता है ये सब। और किताबें अच्छी होती है, वहां पे मिल भी जाती हैं। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का रैंकिंग क्या है? व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2014? तो ये जो रिजर्व था, आसान सा सवाल ये है, चतुर्थ करंट पढ़ना पड़ेगा ये सब। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन की यदि बात करें तो सीमेंट उत्पादन में सेकंड लार्जेस्ट होता है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत दुनिया का है दूसरा, और फर्स्ट जो है वो कौन है? वो चाइना है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो चाइना है। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल पूछा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या आप पूछ देगा। तो 92 से 97, ऑप्शन नंबर बी किया जा सकता था, ऐसा नहीं है, ये डुएबल है, थोड़ा सा सोचा जाए तो। नेक्स्ट सवाल आपसे अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन होता है उसके बारे में सही नहीं है, ये बोला रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368? इसमें 2 तरह के संविधान संशोधन की चर्चा की गई है, नॉट 3। लेकिन भारत में 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, इसकी चर्चा मैंने ऑलरेडी की भी हुई है। तो यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट बोला है। तो पहला बोला है कि विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सही है। बिल जब आप लाते हो तो उस बिल को कहीं भी लाइए, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368 करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं, राज्यसभा लोकसभा जहां पे लेके आइए। दूसरा बोल रहा है कि संसद के मध्य जो है वो असहमति जब हो जाता है तो उस समय 108 नंबर की जो आर्टिकल में प्रावधान है ज्वाइंट सेशन का, उस ज्वाइंट सेशन को हम बुला सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता जो है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये जो है वो गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, क्योंकि संविधान संशोधन की स्थिति में जो है वो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है। विधेयक को विशेष बहुमत 2/3 और उसके साथ ही 50% से अधिक जो राज्य है कुल सदस्यों से पारित करवाना होगा, ये भी सही है। और राष्ट्रपति विविध विधेयक पारित और अनुसमर्थित विधेयक जो है वो सहमति देने के लिए बाध्य है, तो ये भी सही है। धन विधेयक जो होता है, मनी बिल जो होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसको वो समर्थन उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि धन विधेयक तो पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही पास किया जाता है ना। ठीक है। और बाकी इसमें 2 प्रकार के संशोधन होते हैं। पहला तो होता है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, दूसरा होता है कि 2/3 बहुमत के साथ-साथ ही 28 राज्य हैं तो 15 राज्यों का समर्थन भी चाहिए। ठीक है। और एक जो नॉर्मल जो सामान्य बहुमत से जो संविधान संशोधन होता है वो भी है, लेकिन वो 368 में मेंशन्ड नहीं है। आपसे आर्टिकल्स पूछी जा रही है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ है, तो निर्वाचन आयोग की जैसे ही बात करें तो 324 से 329, तो ए का 3 देखो कहाँ-कहाँ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद जो है वो आपको कौन आता है, तो उसके बाद आपको पता है कि हमको पंचायत तो आ रहा है, तो सी का देखिए कौन सा है,
सी का जो है वो 243 जो है वो आ जाएगा 243 से 243 ओ। तो सी का 1, तो सी का 1 देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक में ही है ये। तो आपको बनाने के लिए ही देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब जो है वो आगे की जो क्या है, तो पंचायत तो उतना हो गया, इलेक्टोरल सर्विस 324 से 349 हो गया। और सर्विस अंडर सेंट्रल और स्टेट जो है वो कहाँ दिया गया है, तो सर्विस अंडर संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है वो 308 से 323 में दिया गया है। तभी तो 312 और 315 आप यूपीएससी के बारे में पढ़ते हो, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय स्तर पर न्यायिक व्यवस्था जो है उसकी चर्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 143 तक किया गया है। आसान सा सवाल है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल 1885 में जो है वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी की सरकार है उनके द्वारा ये लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति जो है वो वारंट के तहत और उसके हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ की जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स बाय प्रेसिडेंट आर मेड अंडर द वारंट। ठीक है, वारंट के तहत और उसके साथ ही उस पर मुहर भी लगता है, इसके साथ किया जाता है। तो वो कौन कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति मुहर के साथ होती है, उसका वेतन भी डिसाइड उसी समय हो जाता है। और उसके साथ ही गवर्नर ऑफ स्टेट, भारत के जो राज्यपाल है उनका भी वेतन उसी समय डिसाइड हो जाता है और हस्ताक्षर और मुहर दोनों मिलता है। इन दोनों का जो है वो अपॉइंटमेंट इसी तरह से होता है। बाकी सारा अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष हो या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, इन सबको वही करता है। लेकिन इन दोनों को वारंट के साथ करता है। ठीक है, और बाकी को लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल भी जो है वो उसके साथ हो सकता है। जैसे आर्टिकल 124 का 1 है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये संविधान में लिखा गया है। ये हो गया। उसके बाद जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 155 में की गई है और यहाँ पे लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये भी आपको वारंट के तहत आएगा ये दोनों। लेकिन यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति जो है वो 316 के 1 के तहत की जाती है, 316 के 1 के तहत किया जाता है। यहाँ पे जो है वो एस्टैब्लिश हैंड और विदाउट वारंट और हैंड की कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है कि वारंट एंड हैंड एंड सील के साथ किया जाए, ऐसा कोई भी चर्चा यूपीएससी का नहीं किया है। तो यूपीएससी का चेयरमैन जो अपॉइंट होता है उसके लिए कोई भी जरूरत नहीं होती है। वहीं महान्यायवादी की हम बात करें तो 76 का 1, आर्टिकल 76 का 1 में इसकी चर्चा की गई है और यहाँ पे भी कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। तो बहुत अच्छा ये सवाल है। तो इसमें एक और दो आंसर हमारा हो जाएगा। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है कि कौन सा जो है, क्या पूछ रहा है, नहीं आप पूछ रहा है मुहर के साथ की जाती है। तो एक दो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट सा सवाल है। उसके बाद पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है वो वैधानिक निकाय है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, तो अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और उसके साथ ही जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हो गया, तो ये दोनों जो है वो वैधानिक आयोग नहीं है, ये दोनों जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। 338 जो आर्टिकल्स होता है वहां पे इसकी चर्चा भी की गई है। लेकिन मानवाधिकार आयोग है वो वैधानिक आयोग है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग है वो एक जो है वो स्टेचुअरी बॉडी है, स्टेचुअरी। ठीक है, टी ओ स्पेलिंग STATUTORY, स्टेचुअरी बॉडी ये है मानवाधिकार आयोग। और अल्पसंख्यक आयोग दोनों ये है। मानवाधिकार आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था बता सकते हो, 1990 में। अल्पसंख्यक आयोग कब स्टैब्लिश किया गया था बताओ, 2000 या 2000 से पहले, 1999 में या फिर 2004 में, आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उपाधियों का अंत जो है वो किसमें किया गया है, अबोलिश किया गया है टाइटल्स को, तो वो आर्टिकल 18 में किया गया है। तो 1 का 3 आ जाएगा। तो ये गलत, ये गलत। दूसरा क्या पूछा रहा है कि धार्मिक मामलों में जो है वो स्वतंत्रता आपको मिलेगी, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो ये आर्टिकल 26 में की गई है। तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का यहाँ 4 दिया गया, तो ये तो गलत हो गया, बी का 2। सी का 1 हो जाएगा, भाषाई अल्पसंख्यक का संरक्षण जो है वो कहाँ किया जाएगा, तो वो आर्टिकल 29 में किया जाएगा। और शिक्षा का अधिकार जो है वो 21 का ए में बात इसकी की गई है। तो याद रखना है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो ऐसे मामले में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। अब ये प्रेसिडेंट जो है वो छुट्टी पे चला जाए तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेज की तरह काम करेगा, प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो है वो किस आर्टिकल में बात की गई है, 65 आर्टिकल में कहा गया कि प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। और आपातकालीन स्थिति में यदि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता है तो वो आर्टिकल 71 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 72 में आप बताइए किसकी चर्चा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 72 है, आपको पता भी होगा। वाइस प्रेसिडेंट कर लेगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी यदि गायब है तब क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके द्वारा, जो बोमई अभी है उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन वो भी यदि गायब हो जाए, ये भी छुट्टी पे चले जाए, तब क्या होगा, तब सबसे बूढ़ा, सबसे जो ओल्डेस्ट वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में, वही इसकी नियुक्ति जो है वो करेगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है वो बनेगा। आप मुझे बता सकते हो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो एक ही व्यक्ति अभी तक बना है, एक ही न्यायाधीश बना है, वो कौन बना है और कब बना है। इसकी चर्चा मैंने आपको एएसओ वाला जो सेट मैंने बताया है वहां पे काफी डिटेल से बताया था। 100वां और लास्ट सवाल हमारा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो वह कौन सा राज्य से जो है वो बने थे, कौन से राज्य से वो राज्यसभा या लोकसभा की सीटों से बने थे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये राज्यसभा ऑफ असम से चुने गए थे, असम के जो राज्यसभा है वहां से ये चुने गए थे। तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा वीडियो, जहां पे हमने 100 क्वेश्चंस को काफी डिटेल से डिस्कस किया है, ताकि आपको 70th वन बीपीएससी प्री जो होने वाला है, उसके साथ साथ आपका जो बीपीएससी एएसओ होने वाला है, इसके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो सके। इसी कारण से मैं आंसर की के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से दिया हूं। तो आई होप आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। बाकी जो और भी इसके पेपर्स होते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूं, जैसे डीएसओ का आप पेपर जाके देख सकते हो, मैंने डिस्कस किया है। इंजीनियर वाला भी एई का जो पेपर हुआ है वो मैं डिस्कस करूंगा, अभी तक मैंने नहीं किया है। और इसके साथ ही आप जो है वो बीपीएस जो बिहार पीवाईक्यू जितने भी आपको हैं वो सारा प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और उसके साथ अभी जो बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। आज आज या कल तक मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो यही चीजें जो है वो आगे आने वाली है। और मैं बीपीएससी जो बीएसएससी सीजीएल 4 है, बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए एक अपना बैच भी स्टार्ट करूंगा। जीके एंड जीएस का सबसे पहले मैं जीके एंड जीएस का स्टार्ट होऊंगा, और उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ का अलग से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर सब हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।